The most awaited notification has come, which is of SBI PO 2020. इस नोटिफिकेशन का आपको बेसब्री से इंतजार था और अभी तक इन कुछ दिनों में आपने ऐसी बहुत सारी वीडियोस भी देख ली होंगी, बहुत सारे सेशंस भी देख लिए होंगे जिसमें आपको एक प्लान बताया गया होगा, जिसमें आपको एक स्ट्रैटेजी बताई गई होगी कि आपको इतने डेज में SBI PO कैसे क्रैक करना है। बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, तो आज की जो हमारी वीडियो है वो भी इसी पे है, विच इज हाउ टू क्रैक SBI PO 2020। लेकिन मेरी वीडियो डिफरेंट कैसे है? अभी तक जितनी भी वीडियोस आपने देखी हैं, जितनी भी प्लान्स आपने देखे हैं, उन सब से डेफिनेटली ये सेशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्रीलिम से शुरू होकर मेंस भी डिस्कस करेंगे और डिस्क्रिप्टिव भी डिस्कस करेंगे। मतलब एक कंप्लीट डिस्कशन करेंगे यहाँ पे कि आपको SBI PO को एज अ होल टारगेट कैसे करना है। जो आपके प्रीलिम से पहले के दिन हैं, जो आपके प्रीलिम्स और मेंस के बीच के दिन हैं, उन दिनों में आपको ऐसा क्या करना है कि आपका जो SBI PO 2020 है वो क्लियर हो जाए। तो इस सेशन में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहली बात, सारे के सारे सेक्शंस जितने भी आते हैं हमारे एग्जामिनेशन में, सब सेक्शंस डिस्कस करेंगे, सिलेबस देखेंगे, पेपर पैटर्न देखेंगे। बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको डेली स्केड्यूल में क्या इंक्लूड करना है और क्या नहीं करना है। दैट इज इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ जो लोग बिगिनर्स हैं, ये जो सेशन रहेगा ना, बिगिनर्स के लिए भी है और ऑलरेडी प्रिपेयरिंग एस्पिरेंट्स के लिए भी है। तो ऑलरेडी प्रिपेयरिंग जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनको एक ओवरऑल आइडिया होता है कि हमें टॉपिक्स हमें पता है, सब तैयारी कैसे करनी है पता है, बस प्रैक्टिस की नीड है। और जो बिगिनर्स होते हैं उनको बेसिकली टॉपिक्स ही नहीं पता होते क्योंकि उन्होंने अभी स्टार्ट करना है, तो उनके लिए भी रहेगी। तो यहाँ पे मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस भी डिस्प्ले करूंगी जो हमारे SBI PO 2019 में आए थे। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हर एक टॉपिक के मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन डिस्प्ले करूंगी ताकि आपको एक लेवल का भी आइडिया पता चल जाए कि हमारे एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। इस सेशन की सबसे खास बात जो रहेगी ना, वो ये रहेगी कि यहाँ पे सबसे इग्नोरिंग सेक्शन जो आप कर देते हो, विच इज जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस का जो भी सेक्शन हमारा होता है उसको हम लोग एकदम लास्ट में आके पढ़ते हैं जब हमारा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ओवर हो चुका होता है। लेकिन क्योंकि हमें ज़्यादा करंट अफेयर्स पढ़नी होती है, ज़्यादा कवर अप करना होता है, तो वो उतने डेज हमारे लिए इनफ नहीं होते हैं। तो यहाँ पे पूरा का पूरा स्केड्यूल मिलेगा आपको। स्केड्यूल कैसा? आप लोग बोलते हो मैम टाइम टेबल दो, तो वही टाइम टेबल आपको यहाँ पे मिलेगा कि आपको किस दिन कौन सी करंट अफेयर्स रिवाइज करनी है और किस दिन पिछले डेज की रिवाइज करनी है। करंट भी चलेगा और पीछे की रिवीजन भी चलेगी ताकि आपको एक कंप्लीट टाइम टेबल मिले एंड यू कैन कंप्लीट योर प्रिपरेशन बाय सीइंग दैट टाइम टेबल। तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी वो चीज़। क्लियर? तो यहाँ पे देखो, प्रीलिम्स भी डिस्कस करेंगे, मेंस भी और डिस्क्रिप्टिव भी। और यहाँ पे ना ऐसा मत सोचना कि मैं आपको बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल अप्रोच बताऊंगी कि ऐसा ऐसा कर लो तो हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं बताऊंगी। मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगी जो मैंने अपनी प्रिपरेशन में अडॉप्ट करी थी, जिससे मेरा SBI PO 2019 क्लियर हुआ। जो लोग क्लियर करते हैं ना एग्जामिनेशन, उनको ये पता होता है कि क्या हमने अच्छा किया और क्या हमने गलतियां करी, उससे हम सीखे। तो जो मैंने गलतियां करी वो मैं आपको डिलीवर कर सकती हूँ ताकि आप लोग वो चीज़ को रिपीट ना करो। तो पूरी की पूरी प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगी एंड डेफिनेटली जो भी स्केड्यूल हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, अगर आप वो होल हार्टेडली फॉलो कर लेते हो, रिलीजियसली फॉलो कर लेते हो, स्पेशली जनरल अवेयरनेस का पूरा टाइम टेबल अगर आप फॉलो कर लेते हो ना, फिर आपका SBI PO नहीं रुकने वाला है। ठीक है? तो विदाउट एनी फर्दर अडूज लेट अस स्टार्ट विद द सेशन। एंड हम लोग सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या देखने वाले हैं? पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि हमारे 2 फेजेस होते हैं, तीसरा तो इंटरव्यू रहता है। हम लोग यहाँ पे पहले प्रीलिम्स और मेंस डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फेज हमारा कौन सा होता है? यहाँ पे प्रीलिम्स होता है, फेज 1 होता है। तो प्रीलिम्स में हमारे पास यहाँ पे इंग्लिश का सेक्शन रहेगा, क्वांट का सेक्शन रहेगा और रीजनिंग का सेक्शन रहेगा। 3 सेक्शंस हमारे पास यहाँ पे रहने वाले हैं। और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आप देखो तो इंग्लिश में 30, क्वांट में 35 एंड रीजनिंग में 35। दैट मीन्स आपका 100
क्वेश्चंस आपके पास होंगे एग्जामिनेशन में ऑफ 100 मार्क्स, मतलब हर एक क्वेश्चन 1 मार्क ईच का है। यहाँ पे आपके पास सेक्शनल टाइमिंग रहेगी, मतलब आपको हर एक सेक्शन के लिए अलग अलग टाइमिंग मिलने वाली है। इंग्लिश के सेक्शन के लिए 20 मिनट मिलेंगे, जब 20 मिनट खत्म हो जाएंगे इंग्लिश का सेक्शन क्लोज, नेक्स्ट सेक्शन ओपन। इस तरीके से हमारी सेक्शनल टाइमिंग चलेगी, मतलब आपको 20-20 मिनट ही मिलेंगे, आप अपने सेक्शंस के बीच में स्विच जो है वो नहीं कर सकते हो। क्लियर? और यहाँ पे ये मत समझना कि आपके पास पहले ही इंग्लिश का खुलेगा फिर क्वांट का फिर रीजनिंग का, नहीं, आपके पास किसी भी ऑर्डर में खुल सकते हैं, वो आपको एग्जामिनेशन से पहले जो है आपका जो कंप्यूटर पे इंस्ट्रक्शंस आती हैं उस पर आपको पता चल जाएगा। अब देखो यहाँ पे फेज 1 का हमने देखा, फेज 2 का देख लेते हैं, विच इज हमारा मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन में आपके पास सबसे पहले रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। अब यहाँ पे कई लोग इसको कंप्यूटर एप्टीट्यूड को कंप्यूटर अवेयरनेस से बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये जो कंप्यूटर एप्टीट्यूड वर्ड है ना, ये आपके रीजनिंग की प्रिपरेशन जो आप करते हो ना उसी में से आता है। आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा क्वेश्चन रीजनिंग का है, कौन सा कंप्यूटर एप्टीट्यूड का है, बिकॉज सिलेबस हमारा वही रहता है जो आजकल का हमारा न्यू पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ पे इस चीज को कंप्यूटर अवेयरनेस से मत बिल्कुल भी मिसअंडरस्टैंड करना, जो आप रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो सेम ही रहेगी। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, मतलब क्वांट का सेक्शन यहाँ पे रहेगा जिसमें ज्यादा रोल किसका रहेगा, डीआई का रहेगा, साथ ही साथ बाकी सारे टॉपिक्स भी आएंगे। बेसिकली ये सेक्शन है क्वांट का। फिर आ जाएगा जनरल इकोनॉमी बैंक एंड बैंकिंग अवेयरनेस, मतलब यहाँ पे पूरा का पूरा जनरल अवेयरनेस का सेक्शन रहेगा। एंड लास्ट इंग्लिश लैंग्वेज। 4 आपके पास सब्जेक्ट्स रहेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप यहाँ पे देख सकते हो, मैक्सिमम मार्क्स भी देख सकते हो, एंड यहाँ पे आपके पास सेक्शनल टाइमिंग भी रहेगी कि आपको कितने मिनट किस सेक्शन को देने हैं। मतलब अगर पहला सेक्शन खुलेगा तो आफ्टर 60 मिनट्स ये सेक्शन क्लोज होके नेक्स्ट सेक्शन आपका यहाँ पे खुल जाएगा। टोटल पेपर आपका 3 घंटे का होगा, 200 मार्क्स का। ठीक है, अब मेंस के साथ ही ना डिस्क्रिप्टिव भी जुड़ता है, वो भी मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे देती हूँ यहाँ पे, पूरा हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। डिस्क्रिप्टिव भी हमारा यहाँ पे जुड़ता है। देखो डिस्क्रिप्टिव मेंस एग्जामिनेशन के साथ ही होता है। डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन हमारा मेंस एग्जामिनेशन के साथ ही होता है, विच कंसिस्ट ऑफ 50 मार्क्स। एसबीआई पीओ में ये 50 मार्क्स का आता है एंड इसके लिए आपको 30 मिनट्स मिलते हैं। और ये जो सेक्शन रहेगा ना आपका मेंस एग्जामिनेशन जब चल रहा होगा, लास्ट सेक्शन आपका जैसे ही ओवर होगा वैसे ही आपका डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन जो है वो शुरू हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी गैप नहीं मिलेगा मेंस और डिस्क्रिप्टिव के बीच में। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे, क्या कैसे करना है, कहां से करना है और कितना करना है। क्लियर? अब हम लोग यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये रहेगा हमारा सिलेबस। क्योंकि हमेशा एग्जामिनेशन से पहले हमें सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमारे किस सेक्शन में क्या क्या रहने वाला है और कितना कितना रहने वाला है ना। तो यहाँ पे देखो रीजनिंग एबिलिटी में आपके पास सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पे लाइन वाइज लिख रखे हैं, जिसमें आपको ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स प्रीलिम्स और मेंस में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इन सबके जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको आगे डिस्प्ले कर दूंगी जब हम सेक्शन वाइज डिस्कशन करेंगे। क्वांट के भी आपको सारे के सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, जिसमें अरिथमेटिक भी इन्वॉल्व है, डीआई भी इन्वॉल्व है और सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन ये सब भी इन्वॉल्व है, तो आप यहां से देख सकते हो। एंड लास्ट इज द इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पे आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, पैराजम्बल्स, क्लोज टेस्ट सारे के सारे जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे सबके सब आपके पास यहाँ पे हैं। एंड आई होप आपने सिलेबस अच्छे से देख लिया होगा, और सिलेबस के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग अब डिस्कस करेंगे विद आर सेक्शंस। तो सबसे पहला सेक्शन यहाँ पे कौन सा है? इंग्लिश सेक्शन हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। इंग्लिश सेक्शन जैसे आपने पहले देखा कि हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स रहते हैं और इंग्लिश सेक्शन कितने मार्क्स का आता है प्रीलिम्स में और मेंस में, या कितना टाइम मिलता है, उसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखना, जो हमारा इंग्लिश सेक्शन रहेगा ना उसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। रीडिंग,
वोकैबुलरी एंड ग्रामर। यहाँ पे हमारे इंग्लिश के 3 सेक्शंस रहेंगे, या मैं कहूँ इंग्लिश लैंग्वेज को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, रीडिंग, वोकैबुलरी एंड ग्रामर। ठीक है, रीडिंग में हमारे पास यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा। वोकैबुलरी में जो आप डेली की रीडिंग करते हो उससे रिलेटेड है, ये जस्ट एक ओवरव्यू की बात कर रहे हैं। और ग्रामर तो आपको पता ही है कि क्या रहती है। यहाँ पे जस्ट हमने डिस्कस किया है कि हम बाइफरकेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सिलेबस मैंने आपको दिखाया, अब मैंने आपको बाइफरकेशन भी बताई, लेकिन डिटेल में जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमने टॉपिक्स देखे हैं अभी, उनके क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का बताऊंगी। ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके यहाँ पे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आया था, रिन्यूएबल एनर्जी पे आया था, रिन्यूएबल एनर्जी पे आया था। और ध्यान से देखो, बहुत ही सिंपल था, बहुत ही इजी था, इसमें ऐसा कुछ टफ जैसा था नहीं। लैंग्वेज देखोगे बहुत इजी थी। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि थोड़े थोड़े फिल इन द ब्लैंक्स भी आए हैं, पूरा का पूरा पैराग्राफ नहीं आया है, बीच बीच में ब्लैंक्स भी आए हैं, ऐसे आपको दिख सकते हैं प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी की बात करूं तो जो भी आप डेली का सिनेरियो देखते हो, डेली की न्यूज़ पढ़ते हो, उसमें आप रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में तो पढ़ते ही पढ़ते होगे, कभी ना कभी तो न्यूज़ आती होगी। तो जितने भी हमारे आरसीज होते हैं वो हमारे करंट टॉपिक्स में से निकल के भी आ सकते हैं। तो जो भी आप अपनी जनरल अवेयरनेस पढ़ते हो ना, उसको बहुत अच्छे से पढ़ा करो ताकि आपको ये चीज़ भी समझ में आने लगे, क्योंकि करंट के टॉपिक्स आते हैं। अब अगर मैं बात करूं मेंस एग्जामिनेशन की, तो मेंस एग्जामिनेशन में हमारे पास ऐसा कुछ एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था विच इज ऑन मेरिटोक्रेसी। मेरिटोक्रेसी पे आया था, विच इज एक सोशल काइंड ऑफ टॉपिक बोल सकती हूँ मैं इसको। जैसे हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं इकोनॉमी के आर्टिकल्स, सोशल आर्टिकल्स, या फिर और भी हमारे पास पॉलिटिकल आर्टिकल्स होते हैं, उनमें से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन निकल के आते हैं। आप देख सकते हो मेंस एग्जामिनेशन में ऐसा कुछ आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं बात करूंगी एरर डिटेक्शन की। एरर डिटेक्शन क्या होता है? आपके पास एक लाइन होती है, पैराग्राफ होता है, जिसमें आपको या तो स्पेलिंग एरर्स हो सकते हैं या फिर आपके ग्रामेटिकल एरर्स हो सकते हैं। एरर डिटेक्शन में आपके पास स्पेलिंग एरर्स भी हो सकते हैं और ग्रामेटिकल एरर्स भी हो सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन डिस्प्ले कर देती हूँ। ये हमारे पास प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आया था। देखो हमारे पास पूरा सेंटेंस है, पीपल हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच बट at the same time each of them have to remember the fundamental duties। इसमें हमें ये बताना है कि पार्ट ए में गलती है, बी में गलती है, सी में है या फिर डी में है, या इस सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है। इस पूरे सेंटेंस में जहां पे भी आपको मिस्टेक लग रही है, चाहे वो स्पेलिंग वाइज है, चाहे वो ग्रामेटिकल एरर है, जिस भी पार्ट में लग रहा है वो ऑप्शन आप टिक कर दोगे, कोई भी ऑप्शन है, और अगर नहीं है तो ऑप्शन नंबर ई आपका आंसर बन जाएगा। इस हिसाब से आपके प्रीलिम्स में जो है एरर डिटेक्शन आता है। यहां पे अब मैं बात करूंगी मेंस एग्जामिनेशन की। मेंस एग्जामिनेशन में ऐसा कुछ आया था आपके पास, देख सकते हो। इसमें भी सेम पैटर्न ही फॉलो किया गया है यहाँ पे। और ये बात ध्यान दे लेना कि जरूरी नहीं है कि मेंस एग्जामिनेशन में जो आपके सेट में आ रहा है वही साथ वाले के सेट में क्वेश्चन आएगा, क्योंकि लास्ट ईयर से हमने ये देखा था कि जो हमारे मेंस एग्जामिनेशन हो रहे हैं ना, उसमें जितने क्वेश्चंस रहते हैं उसके 2 सेट्स होते हैं। अगर आपके पास सेट 1 आया है ना, तो आपके साथ वाले के पास सेट 2 भी आ सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस डिफर कर सकते हैं। ये मेंस एग्जामिनेशन में आपके पास आया था, जैसे हमारा प्रीलिम्स का था वैसा ही मेंस का है। आपको हर एक पार्ट में एरर देख लेना है, जिसमें है वो आप टिक कर दोगे। तो अब एक टाइप के क्वेश्चन आपके पास और होते हैं जो मैंने आपसे बात करी थी, एरर डिटेक्शन कौन कौन से, स्पेलिंग वाले या फिर ग्रामर वाले ना। तो यहाँ पे अगर आप इस सेंटेंस को देखोगे तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, बोल्ड लेटर्स किए गए हैं कुछ, जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारे पास ऑप्शंस में हैं। ये बोल्ड लेटर्स हमें देखने हैं कि इनमें क्या मिस्टेक है। मोस्टली इनके अंदर जो है हमारे पास स्पेलिंग मिस्टेक आएगी, बट यहाँ पे कुछ केसेस में ग्रामेटिकल मिस्टेक भी आ सकती है। जैसे वर्ब की फॉर्म में जो है डिफरेंस हो सकता है, मतलब एस या ई एस लगेगा या नहीं लगेगा, हैव या हैज क्या चीज लगेगी नहीं लगेगी, मतलब उस अकॉर्डिंग आपको वर्ड देखना है। तो इन जो बोल्ड वर्ड्स हैं उनमें आपको एरर्स दिख सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपके मेंस एग्जामिनेशन में आ सकता है।
अब नेक्स्ट हम बात करेंगे पैराजंबल्स की। पैराजंबल्स आखिरकार होते क्या हैं? यहां पे अगर आप देखोगे, एक वर्ड आपके पास है पैरा, एक वर्ड आपके पास है जंबल्स। पैरा का मतलब क्या होता है? पैराग्राफ, और जंबल्स का मतलब क्या होता है? उलट पुलट किया हुआ है, मिक्सचर किया हुआ है, पता नहीं कौन सी लाइन कहाँ पे है। तो ऐसा एक पैराग्राफ होगा जिसको उन लोगों ने जंबल अप किया होगा, मतलब उसके सेंटेंसेस जो हैं एक ऊपर लगा दिया, एक नीचे लगा दिया। आपको उस पैराग्राफ को सीरियल वाइज जो है अरेंज करना है। मान लो आपके पास 5 लाइंस हैं, उन 5 लाइंस को आपको पैराग्राफ की फॉर्म में अरेंज करना है कि उनका ऑर्डर क्या बनेगा। BADCE भी बन सकता है, मतलब ABCDE आपके पास दिए हुए हैं, तो उसको आपने पैराग्राफ की फॉर्म में लगाना है। मतलब लाइंस जो हैं उनके ऑर्डर में लगानी है, जिस ऑर्डर में वो होनी चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन जिसकी मैं अभी बात कर रही हूँ, आपके पास यहाँ पे 6 सेंटेंसेस हैं। इन 6 सेंटेंसेस को आपने एक पैराग्राफ बनाना है और आपने ये देखना है कि पहले कौन सा सेंटेंस आएगा, उसके बाद में कौन सा आएगा, फिर उसके बाद में कौन सा आएगा। इस अकॉर्डिंग आपको इनको अरेंज जो है वो कर देना है। अब इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। इसमें क्या रहेगा कि आपके पास लाइंस हैं। सबसे पहले तो आपको इन लाइंस को आपस में अरेंज करना है। मतलब पहला पार्ट क्या है? अ फोर्स विद इन अ फील्ड। इस पार्ट के बाद कौन सा पार्ट आएगा? मान लो इस पार्ट के बाद ये पार्ट आ रहा है, तो आप बोलोगे मैम A के बाद D आएगा, फिर D के बाद B आएगा, फिर C आएगा। अगर हम लोग इन पार्ट्स को इस तरीके से अरेंज कर देंगे, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल ले रही हूं, तो हमारे पास एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा। हमारे पास एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है? मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा। और यहाँ पे आपको ऐसा सबके साथ करना है, सभी सेंटेंसेस को आपको मीनिंगफुल बनाना है। और हो सकता है कि ऐसा भी हो जाए कि आपको वो बोले पहले तो आप मीनिंगफुल सेंटेंसेस बना दो, फिर जो आपके पास सेंटेंसेस बनेंगे उनको आप क्या करो, उनको आप क्या करोगे? एक पैराग्राफ की फॉर्म में लगाओगे। मतलब उन्होंने ये बोला है कि ये जो नंबर 1 है, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 ये सीरियल वाइज नहीं लगे हुए हैं। आपको पहले तो इनको अंदर से अरेंज करना है, फिर आपको इनको एक पैराग्राफ की फॉर्म में बनाना है, जैसे हमने ये वाली बात करी थी। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके पास आ सकते हैं। अब आएगा सेंटेंस रीअरेंजमेंट। सेंटेंस रीअरेंजमेंट में क्या आएगा हमारे पास? जैसे मैंने आपको पैराजंबल्स में बताया है ना, पैराजंबल्स का जो हमने सेकेंड पार्ट किया था जिसमें सेंटेंसेस के अंदर जंबल अप था सब कुछ, तो ये भी वही है। देखो यहाँ पे आपको कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हो। आपको ये बताना है कि आपको कौन सा पार्ट पहले लगाना है, कौन सा बाद में लगाना है, ताकि आपके पास एक मीनिंगफुल सेंटेंस जो है वो यहाँ पे बनकर तैयार हो जाए। तो ये सिर्फ आपको सेंटेंसेस के बीच में ही देखना है, इनको पैराजंबल की फॉर्म में, पैराग्राफ की फॉर्म में नहीं लगाना है। जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस देख के आप इसको अरेंजमेंट इसकी कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ रिप्लेसमेंट क्वेश्चंस भी आते हैं। रिप्लेसमेंट क्वेश्चंस हमारे पास कैसे होते हैं? देखो यहाँ पे आपके पास एक सेंटेंस होगा, जैसे यहाँ क्या लिखा गया है, द प्लास्टिक बैन इंट्रोड्यूस्ड बाय द म्युनिसिपैलिटी हैज बीन अ टोटल फेलियर एज देयर हैज बीन नो रिड्यूसिंग। यहाँ पे देखो आपको ये बोल्ड करके दिया है, बोल्ड करके दिया है, हैज बीन नो रिड्यूसिंग इन द यूसेज ऑफ पॉली बैग्स। हमें यहाँ पे ये बताना है, ये जो हमारे पास बोल्ड लेटर्स में जो हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, क्या वो सही हैं? क्या सेंटेंस में ये सही है ग्रामेटिकली? अगर सही नहीं है तो आपको इन ऑप्शंस में से देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, उसको आप जो है वो टिक कर दोगे। जो ऑप्शन सही रहेगा उसको आप टिक कर देना, वो आपका आंसर जो है वो बन जाएगा। ग्रामेटिकली देखना है, स्पेलिंग एरर भी हो सकता है, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। आगे देखो यहाँ पे वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस भी रहेंगे। वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस कैसे रहेंगे? यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया गया होगा, उसके नीचे कुछ पार्ट्स दिए गए होंगे। ऐसे आपको बोला जाएगा कि इस ब्लैंक में इन ऑप्शंस में से एक वर्ड फिलअप करना है। अब यहाँ पे देखो कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको नहीं पता होंगे उनके मीनिंग क्या होते हैं, लेकिन अगर आप डेली की रीडिंग कर रहे हो तो शायद आपको मीनिंग पता हो। यहाँ पे वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस में
वोकैबुलरी भी काम करेगी और ग्रामर भी काम करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको ये भी हेल्प मिल सकती है कि क्या वर्ब लग रही है या फिर एडवर्ब लग रही है या फिर कोई फ्रेज आ रहा है। तो अगर वैसा कुछ है तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड से इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग है, आपको पता है यहाँ पे क्या वर्ड आएगा, तो जस्ट टिक योर आंसर। इस सेंटेंस को कौन सा ऐसा वर्ड है जो सही मीनिंगफुल सेंटेंस बना देता है? तो ऐसा क्वेश्चन भी आपके पास आ सकता है। यहाँ पे न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस भी कुछ इंक्लूड किए गए थे लास्ट ईयर, और लास्ट टू लास्ट ईयर भी मैं कह सकती हूँ ऐसा कुछ आया था आपके पास। आपके पास कुछ कॉलम्स रहेंगे 2, उनमें से देखना है कि कौन से सेंटेंसेस एक दूसरे से कंप्लीट कर रहे हैं, एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं। कैसे करेंगे? जैसे मान लो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, दोनों अलग क्वेश्चंस हैं, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। आपको क्या देखना है? द रूमर्स ऑफ पेट्रोल शॉर्टेज, ये जो आपके पास पार्ट ए है, क्या वो डी के साथ सेट आएगा या फिर वो ई के साथ आएगा या फिर वो एफ के साथ आएगा? आपको इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। कंप्लीट कैसे कर सकते हैं? आपको इसको ग्रामेटिकली चेक करना है कि ग्रामेटिकली क्या सही बनेगा, या फिर आपको ये चेक करना है कि इस वर्ड के साथ कौन सा वर्ड जो है वो कनेक्ट कर रहा है। कनेक्टर से भी आप यूज कर सकते हो, ये भी तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? जो आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं ना, सिर्फ उनको ही चेक कर लो कि आपके ऑप्शंस में से अगर सी एफ है तो सी को पकड़ो, फिर एफ को पकड़ो, सेंटेंस बना के देखो। मीनिंगफुल अगर बनेगा तो हो सकता है, नहीं बनेगा तो ऑप्शन को क्रॉस कर दो। इस तरीके से भी कर सकते हो। ये भी आपके पास सेम क्वेश्चन है, जस्ट आपको जैसे वैसे वहां पे मैंने बताया वैसे ही ये वाले क्वेश्चंस भी आपको करने हैं। अगर आपकी रीडिंग भी स्ट्रांग है, ग्रामर भी स्ट्रांग है, तो बहुत इजीली जो है वो हो जाएगा यहाँ पे। अब फ्रेज रिप्लेसमेंट के भी क्वेश्चंस आते हैं। किस तरीके के आते हैं? जैसे यहाँ पे देखो, पहला सेंटेंस दिया है, द स्ट्रैटेजी ऑफ ह्यूमन लॉकडाउन इज बीइंग अनप्रेसिडेंटेड इन ह्यूमन हिस्ट्री एंड द WHO हैज कॉल्ड इट द मोस्ट अग्रेसिव डिसीज कंटेनमेंट एफर्ट इन हिस्ट्री। ये आपके पास एक सेंटेंस है और यहाँ पे ये आपके पास बोल्ड लेटर्स में है। कुछ टाइपिंग एरर आ गया होगा इसमें। ये आपके पास यहाँ पे बोल्ड लेटर्स में है। क्या चीज? इज बीइंग अनप्रेसिडेंटेड इन ह्यूमन हिस्ट्री। आपको ये देखना है कि इस सेंटेंस में क्या ये चीज सही है या फिर गलत है। अगर सही है तो यही रहेगा, अगर सही है तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड, कोई करेक्शन भी रिक्वायर्ड यहाँ पे नहीं है। लेकिन अगर ये फ्रेज जो है पूरा का पूरा गलत है तो आपको ये देखना है कि इन 3 ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा फ्रेज है जो इस फ्रेज को रिप्लेस कर सकता है ग्रामेटिकली, जो इस सेंटेंस को एक ग्रामेटिकली मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस भी जो है वो आ सकते हैं। अब मैं बात करूंगी डिस्क्रिप्टिव की, कि डिस्क्रिप्टिव में आपके पास क्या क्या रहेगा और किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं। सोर्सेज की बात हम बाद में करेंगे। क्लियर? डिस्क्रिप्टिव में यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बताया कि SBI PO में 50 मार्क्स का रहेगा। थर्टी मिनट्स आपके पास रहेंगे और ये इमीडिएटली आपके मेंस एग्जामिनेशन के बाद ही शुरू जो है वो हो जाएगा। आपके पास 2 तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, एक आएगा एसे राइटिंग और दूसरा आएगा लेटर राइटिंग। एक आएगा एसे राइटिंग और दूसरा आएगा लेटर राइटिंग। और डिस्क्रिप्टिव जो है कंप्लीटली किस पे होगा? आपके कंप्यूटर्स पे होगा, मतलब आपको टाइप करना होगा, आपको टाइपिंग करनी होगी डिस्क्रिप्टिव के लिए। क्लियर? यहाँ पे देखो, ये जो टाइपिंग आप करोगे, डिस्क्रिप्टिव आप लिखोगे, आप ये सोचते हो कि मैम हमारी बहुत ज़्यादा हाईफाई इंग्लिश होनी चाहिए, बहुत हमें अच्छे वर्ड्स आने चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। डिस्क्रिप्टिव में सबसे पहले तो आपकी ग्रामर चेक होती है, आपकी स्पेलिंग्स चेक होती हैं और फॉर्मेट चेक होता है। अगर ये 3 चीज़ें आपकी सही है ना और आपको बहुत ज़्यादा
अच्छे वर्ड्स नहीं भी आते हैं, लेकिन ये तीनों चीज़ें आपकी एकदम करेक्ट है, तो डिस्क्रिप्टिव में बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो, नहीं, आपको ये 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। डिस्क्रिप्टिव जो है वो क्लियर अच्छे से हो जाता है। एंड यहाँ पे एक डाउट हमेशा रहता है बच्चों को, एस्पिरेंट्स को, कि मैम हमारा डिस्क्रिप्टिव कब चेक होता है और कब नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं, जो आपका मेंस एग्जामिनेशन होता है, आपका जब रिजल्ट आता है ना, तो जो आपका मेंस एग्जामिनेशन होता है ना, सिर्फ मेंस, सिर्फ राइटिंग जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है आपका, उसकी ना एक अलग से कट ऑफ जाती है। ये हमें नहीं पता होती, हमें कोई भी डिस्क्लोज नहीं करता कि मेंस की कट ऑफ कितनी गई है, लेकिन ये इंटरनली होती है, मतलब इंटरनल उनके खुद के बेसिस पे होती है। ये जो मेंस की कट ऑफ वो लोग डिसाइड करते हैं ना। अगर आप ये कट ऑफ क्लियर करोगे तो आपका डिस्क्रिप्टिव का पेपर चेक हो जाएगा, लेकिन अगर आप ये इंटरनल कट ऑफ क्लियर नहीं करते हो तो आपका डिस्क्रिप्टिव का पेपर जो है वो चेक नहीं होता है। ये आपके साथ IBPS PO में भी होता है और आपके पास SBI PO में भी सेम चीज़ जो है वो होती है। एंड यहाँ पे आई थिंक आपको ये डाउट अब क्लियर हो गया होगा। फिर से बता देती हूँ, हमारे पास इसका कोई भी ऐसा डेटा नहीं होता है कि कितनी कट ऑफ गई है, इंटरनली बेसिस पे जाती है। तो यहाँ पे हमने एक ओवरव्यू तो डिस्कस कर लिया। अब ये देख लेते हैं कि लास्ट ईयर क्वेश्चंस कैसे आए थे SBI PO में। तो ऐसे राइटिंग की बात करूँ तो ये 3 क्वेश्चंस आए थे आपके पास, जिसमें से आपको कोई एक चूज करके करना था। लेटर राइटिंग में आपके पास ये 3 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें से आपको एक चूज करना था एंड उसको कंप्यूटर स्क्रीन पे टाइप जो है वो करना था। अब देखो, आप सोचते हो कि मैम टाइपिंग कैसे करें, इंटरफेस कैसा आएगा और क्वेश्चन डिस्प्ले कैसे होता है कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो उसका भी मेरे पास एक ना सैम्पल फॉर्मेट है जो मैंने खुद नहीं बनाया है। ऐसा मुझे एकदम प्रॉपरली ये नहीं पता कि कौन सा आइकन कहाँ पे होता है कंप्यूटर स्क्रीन पे, बट मुझे ये पता था कि कौन सा क्वेश्चन कैसे आता है और आंसर्स हमें कैसे टाइप करने होते हैं। तो यहाँ पे आपका ना कुछ डिस्क्रिप्टिव का ऐसा इंटरफेस रहता है। आपके कंप्यूटर स्क्रीन ना 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगी, जिसमें आपका जो लेफ्ट वाला पार्ट होगा उसमें आपके पास क्वेश्चन आएगा। अब जैसे क्वेश्चन 1 आपके पास आया, मान लो एसे राइटिंग का। क्वेश्चन 1 आपके पास ऐसे राइटिंग है, तो आपको ऐसा लिखा होगा कि ऐसे आपको लिखना है इतने वर्ड्स में। वर्ड लिमिट आपको यहां दी गई होती है। क्लियर? इस ऐसे राइटिंग के आपके पास यहाँ पे 3 से 4 ऑप्शंस भी हो सकते हैं। मिनिमम मैं 3 मान के चल रही हूँ, मैक्सिमम 4 भी आ सकते हैं। 3 से 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेंगे आपके लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे आपके पास टाइपिंग स्पेस होगी, खाली स्पेस होगी एकदम, जहां पे आपका कर्सर चल रहा होगा। ठीक है? तो आपको ये देखना है कि आपको इन 3 क्वेश्चन में से कौन सा क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग सुटेबल लग रहा है। जो क्वेश्चन आपको आता है राइट साइड पे आना, आंसर की स्पेस होती है ना, उसमें आप क्या करोगे 1 लिखोगे, और जो ऑप्शन आपने चूज किया ना A, B या C, उसको आप लिख दोगे। मान लो आपने क्वेश्चन नंबर A चूज किया है, तो आप क्या लिखोगे 1A और यहां से टाइप करना शुरू कर देना। आपने फर्स्ट क्वेश्चन का B पार्ट चूज किया है, टाइप करना शुरू कर देना। यहां पे मैं आपको बता देती हूं, ये जो इसके सामने वाली लाइन होती है ना, हमेशा इसमें आप क्या लिखोगे, इसको खाली मत छोड़ना, इसमें हेडिंग लिख देना, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी जो स्पेस होती है ना वो शायद रिस्ट्रिक्टेड रहती है, वर्ड लिमिट भी आपके पास कम होती है। तो अगर आप यहां से एंटर लोगे ना, तो आपका 1 वर्ड वो वहां पे काउंट हो जाएगा। ठीक है? तो आपने जो शुरू करना ना जहां से, उसके आगे आपने हेडिंग डाल देनी है और नेक्स्ट लाइन से आप अपना डिस्क्रिप्टिव का पेपर जो है वो शुरू कर सकते हो। ऐसे की बात कर रही हूँ। सिमिलरली लेटर राइटिंग में भी यहाँ पे ना एक ऑप्शन होता है, इधर नेक्स्ट का ऑप्शन होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन होता है। नेक्स्ट पे करोगे तो यहीं पे ही क्वेश्चन 2 डिस्प्ले हो जाएगा और उसके पार्ट्स डिस्प्ले हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे फिर से ब्लैंक स्पेस आ जाएगी क्वेश्चन 2 के लिए। जो ऑप्शन आपको चाहिए वो आप अटेम्प्ट कर लेना और उसको देख लेना। यहाँ पे देखना टाइपिंग कैसे होती है। कंप्यूटर आपके पास कीबोर्ड रहेगा ना, कीबोर्ड पे आप जब टाइप कर रहे होगे तो एक चीज हमेशा ध्यान देना, उसकी जो कीज रहेंगी ना, जो वहाँ पे कंप्यूटर्स होते हैं उनकी जो कीज होती हैं वो इतनी स्मूथ नहीं होती है जितने आपके लैपटॉप की होती है, जितने आपके पर्सनल पीसी की होती है ना, पर्सनल कंप्यूटर की होती है, जो आपके घर पे आप यूज करते हो। उसकी कीज बहुत ज्यादा हार्ड रहेंगी,
तो आपको बहुत जोर जोर से प्रेस करना पड़ेगा। और ये ध्यान रखना कि आप डबल बार ना प्रेस कर दो, ये मिस्टेक मेरे साथ हुई थी फर्स्ट टाइम जब मैंने दिया था। बहुत अच्छे से एक बार प्रेस कर देना, हो जाएगा, अच्छे से करना है। और जो कीज होती है ना, उसमें जैसे ये एरो गिवन है, तो आपका अगर पैराग्राफ चल रहा है ना, तो ये चलता रहेगा ऐसे ऐसे, और इतनी आपके पास जो स्पेस होगी ना, जैसे आप जब ऑब्जेक्टिव पेपर देते हो तो आपके पास एक ऐसी एरो आती है ना जिससे क्वेश्चन पूरा दिखने लगता है, वैसा ही एरो होगा। मतलब आपका पैराग्राफ ना ऐसे स्लाइडर मोड ऑन हो जाएगा और उधर को चला जाएगा, लेकिन अगर आप ये एरो दबा दोगे तो पूरी स्क्रीन आ जाएगी, क्लियर, और ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, आपका पैराग्राफ पूरी स्क्रीन पे आपको दिखेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको नेक्स्ट लाइन पे जाना है तो आपको एंटर दबाना पड़ेगा, एंटर दबाओगे ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे आ जाओगे। एंड यहाँ पे ना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ऐसी कीज जो ना इसमें वर्क नहीं करती डिस्क्रिप्टिव के पेपर में। अप एरो और डाउन एरो जो होती है ना, वो आपकी वर्क नहीं करती है। अगर आपने मान लो इतना पैराग्राफ यहां लिख लिया है, ठीक है, यहां पे हो आप और आपको यहां पे जाना है, अपने माउस को यहां पे लेके चले जाना, क्लिक कर देना, वर्ड पे क्लिक हो जाएगा। अगर आप इससे जाओगे अप एरो डाउन एरो से तो शायद ना जा पाए। मेरे टाइम में जब मैंने दिया था तो ये कीज काम नहीं कर रही थी, वहां पे मुझे माउस से ही जाना पड़ रहा था। और इवन ये कीज भी ना उन्होंने रिस्ट्रिक्ट की हुई थी कि वो 2-3 वर्ड तक ही जा रही थी, तो बेटर है कि आप माउस से ही क्लिक करो। लेकिन अगर आपकी ये कीज काम कर रही हैं तो फिर आप कर सकते हो, बट एक बार चेक कर लेना कि ऊपर और नीचे वाली कीज काम जो है वो कर रही है या फिर नहीं कर रही है। तो ये था हमारा डिस्क्रिप्टिव के बारे में कि आपका जो है इस टाइप का एक इंटरफेस रहता है। और यहाँ पे ना आपका डिस्क्रिप्टिव का पेपर अपने आप ही सबमिट हो जाता है जब आपका टाइम ओवर हो जाएगा। दोनों के लिए कॉम्पोजिट टाइमिंग मिलेगा 30 मिनट्स का, क्लियर। अब हम लोग अपना यहाँ से टाइम टेबल डिस्कस करना शुरू करते हैं। टाइम टेबल शुरू करने से पहले, या फिर मैं कहूँ प्लान शुरू करने से पहले, मैंने आपको 3 चीजें बताई थी। ये 3 चीजें बताई थी जो हमारे इंग्लिश सेक्शन का कोर पार्ट रहती हैं, क्लियर। रीडिंग आपकी कहाँ से स्ट्रांग होएगी? एडिटोरियल से। वोकैब आपकी कहाँ स्ट्रांग होएगी? इसी एडिटोरियल से। और ग्रामर जो है उसका भी मैं सोर्स आपको यहाँ पे अभी बता दूंगी कि आपको कैसे कैसे क्या क्या चीजें करनी है, क्लियर। अब एडिटोरियल रीडिंग इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो एग्जामिनेशन होता है ना, वो ये डिमांड करता है कि हम चीज़ों को कितना अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग पावर बहुत अच्छी है तो इस सेक्शन को आप बहुत ईजिली जो है वो क्रैक कर सकते हो, बहुत ईजिली इस सेक्शन में अच्छा स्कोर कर सकते हो। रीडिंग में जो एडिटोरियल्स रहेंगे, कोशिश करना कौन कौन से रहें, इकोनॉमी के, सोशल इश्यूज़ के, या फिर पॉलिटिकल इश्यूज़ के, या फिर जो नॉर्मल आर्टिकल्स चलते हैं वो तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो ही जाते हैं। ये वाले जो आर्टिकल्स होते हैं मेंस एग्जामिनेशन में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और प्रीलिम्स में जो है हमारे पास सिंपल आर्टिकल्स आते हैं जो हर किसी को समझ में आ जाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वोकैबुलरी जो आपने एडिटोरियल में डेली की वोकैबुलरी करनी है ना, मतलब जो वर्ड्स आपको समझ में नहीं आए हैं उसको उसी दिन आप क्या करोगे, समझोगे, प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करके देखोगे। फॉर एग्जाम्पल आपने एक वर्ड लिया, उसको अपने किसी फ्रेंड से रिलेट कर लो, या अपने फ्रेंड का नाम ही उस वर्ड पे रख दो, वो चीज़ आपको ध्यान रहेगी, और नेक्स्ट डे भी आप उसको रिवाइज कर सकते हो। तो इस अकॉर्डिंग आपकी वोकैबुलरी भी जो है वो स्ट्रांग होती चली जाएगी। दैट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप उसको कितना रिवाइज करते हो। ग्रामर, इसका प्रॉपरली एक सोर्स ही बता दूंगी कहाँ से आपको करनी है, और टाइम टेबल में जब हम चलेंगे तो उस अकॉर्डिंग आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने प्रीलिम्स का लिया है, और ऑलरेडी प्रिपेयरिंग का इसलिए लिया है क्योंकि ये लोग जो है ना काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर होकर पहले से ही बैठे हैं, इनको सिर्फ प्रैक्टिस की नीड है। तो प्रैक्टिस आपकी कुछ इस तरीके से हो जाएगी। देखना यहाँ पे आपके पास 45 डेज हैं, आज से प्रीलिम्स एग्जामिनेशन तक 45 डेज आपके पास हैं, जिसमें 2 दिन तो ट्रैवल के निकाल दो जिसका पेपर बाहर होता है। बाकी डेज को कैसे यूटिलाइज करना है, 6 संडेज भी निकाल दो, इसका प्लान मैं अलग से आपको बताऊंगी।
बाद में बताऊंगी। तो 2 + 6 8 डेज तो हमने यहाँ से निकाल दिए, बाकी डेज को कैसे यूटिलाइज करना है। अभी के जो 15 डेज हैं और जो उससे नेक्स्ट 15 डेज हैं उसमें आपको डेली का एडिटोरियल पढ़ना ही पढ़ना है एक, और आरसी करनी ही करनी है एक। डेली का एडिटोरियल प्लस डेली का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक एक तो करना ही करना है। वोकैबुलरी आपको मैंने बता दी, जो आपको नए वर्ड्स दिखेंगे उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करना, सेंटेंसेस बनाना, रिवाइज करना। ये जो 15 डेज हैं इसमें एक दिन में आप एक टॉपिक को लो। आज आपने एरर डिटेक्शन लिया, उसके प्री और मेंस दोनों के ही क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस कर लोगे। दैट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो। मैं तो बोलूंगी 15 से 20 क्वेश्चन आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रिपेयरिंग वाली कैटेगरी में हो, आपके बेसिक्स जो है वो क्लियर हैं। ग्रामर आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने ऑलरेडी कर ली होगी, ये मैं मान के चल रही हूँ। नेक्स्ट 15 डेज में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। जो टॉपिक्स आपने इन 15 डेज में किए हैं ना, कॉन्सेप्ट्स भी थोड़े थोड़े देखे होंगे, प्रैक्टिस भी करी होगी, ठीक है। जो टॉपिक्स आपने इधर किए थे ना उनको दोबारा से उठाना, सिर्फ और सिर्फ इनकी प्रैक्टिस यहाँ पे करना। कॉन्सेप्ट्स मत देखना, आपने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर लिए। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस प्रीलिम्स और मेंस क्वेश्चंस की, जितनी आप ज़्यादा कर सकते हो। 15 to 20 क्वेश्चंस मैं बोलूँगी कि आप हर एक टॉपिक के करो ही करो। क्लियर? यहाँ पे अब देखो, वीक बिफोर एग्जामिनेशन आपको कुछ नहीं करना, कोई प्रैक्टिस नहीं करनी। सिर्फ एडिटोरियल जो आप डेली का पढ़ रहे हो, आरसी जो आप डेली की कर रहे हो। क्विज ऑप्शनल है कि अगर आपके पास टाइम बच रहा है या फिर नहीं बच रहा। अदरवाइज मैं कहूँगी ये वाला जो वीक बिफोर एग्जामिनेशन है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का जो शेड्यूल है प्रॉपरली वो मैं आपको बहुत अलग से बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रख लो, वीक बिफोर एग्जाम से हफ्ता पहले आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट करना और कुछ नहीं करना। बाकी डेली का एडिटोरियल और आरसी तो आप कर ही रहे हो। क्लियर? ग्रामर आपके लिए यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है करनी, क्योंकि मैं मान के चल रही हूँ आपने कर ली होगी। बट अभी जब मैं बिगिनर्स के लिए डिस्कशन करूँगी तो मैं आपको ग्रामर का सोर्स भी बताती हूँ। 45 डेज सिमिलर पैटर्न रहेगा। 2 दिन ट्रैवल के निकाले, 6 संडे निकाले, जिसका मैं आपको अलग से स्केड्यूल बताऊंगी। पहले 15 दिनों में आपको डेली का एडिटोरियल करना है एक, डेली की आरसी करनी है एक। क्लियर? यहाँ पे 7 + 8 में डिवाइड किया मैंने इन 15 दिनों को। 7 डेज में तो आप क्या करोगे, क्योंकि आप नया शुरू कर रहे हो ना, तो आप यहाँ पे इजी वाले एडिटोरियल्स करोगे, और ये 8 डेज में आप यहाँ पे थोड़े से हाई लेवल के करोगे जो हमारे एग्जाम सेंट्रिक रहेंगे। ये हफ्ते में आपको थोड़ा पढ़ने की आदत पड़ जाएगी कि हमें एडिटोरियल करना कैसे है। फिर उसके बाद अपना लेवल जो है वो इंक्रीज कर देना, क्योंकि आपके पास टाइम जो है बहुत कम है। ये 15 डेज में भी आप वही लेवल रखना जो आपका एग्जाम सेंट्रिक लेवल है। शॉर्टकट से मैं क्या कहना चाहती हूँ, दिन आपके पास कम बचे हैं और न्यू आप एस्पिरेंट अभी हो। अगर आप आज से ग्रामर करनी शुरू करोगे तो 45 डेज में मेरे को तो नहीं लगता कि आपकी ग्रामर भी पूरी हो पाएगी, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो, क्योंकि आपको हर एक टॉपिक को समझने में टाइम चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्टकट आपको अपनाना पड़ेगा ग्रामर के लिए। अब ये मत सोचना कि मैं शॉर्टकट की बात क्यों कर रही हूँ। आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे, पेड कोर्सेज मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि इन 45 डेज में सारा का सारा कोर्स पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर आप बोलो कि फ्रॉम स्क्रैच कवर होगा, एकदम माइन्यूट डिटेल्स कवर होंगी, तो नहीं होंगी। 45 डेज में पॉसिबल नहीं है। आपको ग्रामर के लिए क्या करना है, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें आपको कुछ पर्टिकुलर रूल्स बताए होंगे कि इन 100 रूल्स को कर लो तो आपकी ग्रामर जो है वो क्लियर हो जाएगी। ऐसे बहुत सारी आपको वीडियोस मिलेंगी, तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कि कौन सी वीडियो जो है आपके लिए अप्रोप्रिएट रहेगी। उस वीडियो पे जाना आप, जितने रूल्स वो हैं, मान लो 50 रूल्स है, 50 रूल्स ऑफ ग्रामर है, वो कर लो तो ग्रामर पूरी पक्की हो जाएगी। उस पर ही जाना, क्योंकि पूरी ग्रामर लेके बैठोगे तो नहीं होगा। यूट्यूब वीडियोस, ग्रामर रूल्स, उसको फॉलो करना। लेकिन अगर कोई कह रहा है कि मैम आप फ्रॉम स्क्रैच भी बताओ, तो एक बुक है ग्रामर की, SP बख्शी, उसको आप फॉलो कर सकते हो अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो। इस बुक को आप फॉलो कर सकते हो, ग्रामर आपकी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी यहाँ से। लेकिन अगर मेरी मानो तो शॉर्टकट ले लेना।
क्लियर। अब यहाँ पे ग्रामर तो सॉर्टेड है, लेकिन जो बाकी के टॉपिक्स बचते हैं, एरर डिटेक्शन, पैराजम्बल्स, पैराफिलर्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वो आपको कब कैसे करने हैं। ये जो हफ्ता है ना, 7 दिन है, इसमें आप कोई भी टॉपिक को मत पकड़ना, क्योंकि अभी आप न्यू एस्पिरेंट हो। ये जो हफ्ता निकल जाएगा, उसके बाद ये जो 8 + 15 डेज होंगे ना, इसमें आप हर एक टॉपिक को एक दिन देना, उसके क्वेश्चन देखना, स्टार्ट कर देना एक बार। मान लो 7 टॉपिक्स है ना, 7 टॉपिक 7 डेज में किए, फिर रिपीट करो, फिर 7 टॉपिक्स लेके बैठ जाओ। हर एक टॉपिक को एक दिन दोगे, उसके बेसिक क्वेश्चंस जो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं और मेंस के क्वेश्चन जो थोड़े से हाई लेवल के होते हैं, वो आप प्रैक्टिस करोगे उसी टॉपिक के डेली। नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक, फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पे अगर आप मिनिमम बोलूँ तो 10 to 15 क्वेश्चंस करने हैं, मैक्सिमम बोलूँ तो 20 क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं, बिकॉज आप जो है अभी नया शुरू कर रहे हो, तो बाकी जो एस्पिरेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यू नीड टू टाइटन अप योर बेल्ट्स, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो पाए। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करना चाहते हो उतने आप करो, मैं तो यही कहूँगी, ताकि आप भी उस रेस में जो है वो बने रहो। क्लियर। अब ये भी 15 डेज में मैंने आपको बता दिया, सेम करना है, एक टॉपिक एक दिन, कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिस। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए नहीं बोलूँगी, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स भी यहाँ पे अभी तक उतने स्ट्रांग नहीं हुए हैं। संडे का प्लान आपको अलग से बताऊंगी। इसमें आपको डेली का एक एडिटोरियल, एक आरसी, क्विज ऑप्शनल है, करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज ओनली एंड ओनली मॉक टेस्ट, और कुछ भी नहीं। ये आपका स्केड्यूल रहना चाहिए इन 45 डेज के लिए, आपके प्रीलिम्स तक। अब मैं बात करूंगी मेंस एग्जामिनेशन के स्केड्यूल की। सबसे पहले बात करेंगे ऑलरेडी प्रिपेयरिंग के लिए। तो 2 दिन तो ट्रैवलिंग के लिए निकाल दो, वीक बिफोर एग्जाम ही निकाल दो, और संडेज भी निकाल दो। संडे का अलग प्लान रहेगा। क्लियर। यहाँ पे देखो, डेली एडिटोरियल आप पढ़ोगे मेंस लेवल का, एक आरसी आप पढ़ोगे, एक मेंस लेवल की, मेंस एग्जामिनेशन सेंट्रिक, इन 17 दिनों के लिए। मेंस के लिए हर एक टॉपिक को एक दिन दोगे आप, उसके कॉन्सेप्ट्स भी देख लेना, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेना जितने कर सकते हो, और क्विज ऑप्शनल है अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो। इन 8 दिनों में सिर्फ और सिर्फ जो टॉपिक्स आपने यहाँ पे किए हैं उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। कॉन्सेप्ट्स आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी कर चुके हो, क्योंकि आपको सिर्फ रिविजन की नीड थी। कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं वही मैं बोलूँगी। मिनिमम 15 क्वेश्चन तो करने ही हैं, क्योंकि आपकी स्पीड भी अभी इतनी बनी होगी, अंडरस्टैंडिंग पावर भी अच्छी होगी, ताकि आप इतने क्वेश्चंस तो कर ही सकते हो। वीक बिफोर एग्जामिनेशन में मॉक टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो इसका एक अलग सिनेरियो रहेगा, उसके साथ साथ एक और एलिमेंट रहेगा, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इस हफ्ते में क्या करना है, मॉक टेस्ट कितना करना है, और जो ये वाला एलिमेंट है वो कितना करना है। क्लियर। तो सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट पे ये वीक डिपेंड नहीं रहेगा, इसमें आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट जुड़ेगा, जिसके बारे में हम लोग बाद में जो है वो डिस्कशन करेंगे ही करेंगे। बिगिनर्स के लिए बता देती हूँ, 30 दिन है आपके पास प्रीलिम्स के बाद और मेन से पहले, जो बीच का उसका गैप होगा 4 संडे का अलग प्लान आएगा। वीक बिफोर एग्जामिनेशन का आपको मैं अलग से बताऊंगी। 2 डेज जो ट्रैवलिंग के हैं वो निकाल दो, बाकी के बचे हुए दिन आपको क्या करना है, डेली एडिटोरियल करना है, डेली की आरसी करनी है, एक मेंस लेवल की, एक टॉपिक को एक दिन देना है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। क्यों? ये टॉपिक ऑलरेडी आपने पहले भी स्ट्रॉन्ग की है, अब भी रिवीजन हुई, अब ये 8 दिनों में आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करोगे तो काम बन जाएगा। कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, इतने तो कर ही लो, ताकि अच्छे से हो जाए सब चीज़ें। तो यहाँ पे इंग्लिश के लिए आई होप सारा कुछ क्लियर हो गया होगा, कोई भी चीज़ नहीं बची है। सोर्सेज बचे हैं, सोर्सेज की बात मैं एंड में करूँगी कि आपको क्या चीज़ कहाँ से मिलेगी, हर एक चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन टाइम टेबल यहाँ पे आई होप अच्छे से कंप्लीट हो गया है, ना आपको अच्छे से समझ भी आ गया है। तो अब हम बात करेंगे SBI PO के जनरल अवेयरनेस सेक्शन के बारे में, जो हम लोग काफ़ी ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर आपने ये स्केड्यूल जो मैं बताने लगी हूँ वो फॉलो कर लिया, बहुत अच्छे से फॉलो कर लिया, तो आपका ये सेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा।
डेफिनेटली होगा। एंड आप अगर स्केड्यूल को देखोगे तो आपको खुद को कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मेरी इतने मंथ्स की करंट अफेयर्स कंप्लीट हो सकती है। तो चलो यहाँ से शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात और बता दूं, जो ये स्केड्यूल मैं बताने वाली हूँ, यहाँ पे स्केड्यूल बोल लो, टाइम टेबल बोल लो, कुछ भी बोल लो, ये आपको आज से पहले कहीं पे भी नहीं मिला होगा। चाहे वो कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे कोई और प्लेटफॉर्म हो, किसी भी टीचर ने, किसी भी एजुकेटर ने ऐसा कुछ आपको नहीं प्रोवाइड किया होगा जिस अकॉर्डिंग आज हम लोग इसको दूसरे नज़रिए से देखेंगे कि ये चीज़ ऐसे भी प्रिपेयर हो सकती है। तो डेफिनेटली इसको अच्छे से देखना और अच्छे से इम्प्लीमेंट करना, तभी फायदा मिलेगा। शुरू करते हैं जनरल अवेयरनेस सेक्शन को। तीन पार्ट्स में इसको मैं डिवाइड करूंगी। ये तीन पार्ट्स कौन कौन से रहेंगे? करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस और स्टैटिक जनरल अवेयरनेस। जी ये हमारी तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ये सबको पता होता है। और यहाँ पे ये जो डिस्कशन हम कर रहे हैं ना, ये एक एवरेज स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, जिसने शायद हो सकता है कुछ प्रिपरेशन करी भी हो या फिर वो एक बिगिनर हो। दोनों के लिए है एवरेज एज अ ओवरऑल सिनेरियो हम लोग यहाँ पे लेके चल रहे हैं। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं तो जनरल अवेयरनेस में या कोई से भी एग्जामिनेशन में 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स ही आती है। 6 मंथ्स अगर आप कर लोगे तो दैट विल बी इनफ फॉर यू टू स्कोर, टू हैव अ डिसेंट स्कोर इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, 6 महीने कौन से होने चाहिए ये वाले? जब आपका एग्जामिनेशन है उससे जस्ट 6 महीने पहले वाले। ठीक है, वो 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स यहाँ पे आने वाली है। बैंकिंग अवेयरनेस में क्या क्या रहता है, दोनों चीजें बताऊंगी। करंट भी रहेगा और स्टैटिक भी रहेगी। करंट बैंकिंग अवेयरनेस है ना, वो आपकी यहां से कवर हो जाएगी करंट अफेयर्स से। जो आप डेली का करंट अफेयर्स पढ़ते हो उसमें से आपकी करंट बैंकिंग अवेयरनेस कवर हो जाएगी। स्टैटिक जो रहेगी ना, वो एक अलग सिनेरियो में चलती है। स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस क्या होती है? जो आपकी बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज होती हैं, जो आपकी हर चीज में, मतलब हर किसी टॉपिक में जो स्टैटिक रहेगा ना पार्ट, कि आपको एक टर्म समझ नहीं है, मान लो चेक क्या है, तो वो चीज यहाँ पे आएगा कि आपको वो बताएगा कि चेक क्या चीज है। तो ये जो स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस रहेगी, इसको भी आपको अच्छे से करना पड़ेगा। अब देखो, इसको मैं बोलूंगी ग्रामर की तरह। ग्रामर आप 1 टाइम में करते हो, कॉन्सेप्ट्स पक्के कर लेते हो, उसके बाद आपको नीड नहीं पड़ती। स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस जो रहेगी ना, उसको भी आपको 1 टाइम ही करना है, 1 टाइम ही करना है। और इसको बहुत अच्छे से एक बारी में ही कर लेना, ताकि आपको दोबारा इसको करने की नीड ना पड़े। और यहाँ पे इसके 2 बेनिफिट्स रहेंगे। पहला बेनिफिट जनरल अवेयरनेस में रहेगा और दूसरा बेनिफिट आपका रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज में। एडिटोरियल्स में, जो आप एडिटोरियल्स पढ़ते हो ना, अगर वो बैंकिंग रिलेटेड है ना, तो आपको डेफिनेटली ये स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी हर एक चीज़ को समझने के लिए। एक रहता है स्टैटिक का पार्ट। अब स्टैटिक कौन कौन सी, जो आप बोलते हो कि मैम रिवर्स आ जाती हैं, डैम्स आ जाती हैं, नेशनल पार्क आ जाएंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ जाएंगी, करेंसीज आ जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। स्टैटिक आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है अलग से क्रॉस। जो आप करंट अफेयर्स कर रहे हो उसमें जो भी स्टैटिक फैक्ट उस न्यूज का बन रहा है, डेली क्या आप करते हो, आपके पास वहां पे स्टैटिक फैक्ट सबके आ जाते हैं। जो उसके अंदर से स्टैटिक फैक्ट बनेगा सिर्फ उसको ही करना, अलग से कुछ मत करना, कुछ क्रैम मत करना। नेशनल पार्क कर लिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर लिया, कुछ नहीं करना। करंट का जो रहेगा उसी को ही करना। यहां से ये चीज कवर अप जो है वो हो जाएगी। अब बैंकिंग अवेयरनेस को आपने कितना टाइम देना है, जो आगे मैं स्केड्यूल की बात करूंगी, वो स्केड्यूल आपका पूरा का पूरा करंट अफेयर्स को कवर करेगा। ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस में आपने हर रोज क्या करना है, 20 से 25 मिनट देने हैं और कोई भी एक टॉपिक उठाना है, उसको अच्छे से समझ लो ताकि आपको उसको दोबारा करने की नीड ना पड़े।
नेक्स्ट डे फिर 20 मिनट दो, एक टॉपिक समझो, फिर 20 मिनट, फिर एक टॉपिक। इस तरीके से करोगे तो आपकी बैंकिंग अवेयरनेस यहाँ से पूरी हो जाएगी। क्लियर? अब मेजर पोर्शन जो हमारा रहेगा ना कंसीडर करने वाला, वो क्या रहेगा? करंट अफेयर्स। एंड दिस इज योर शेड्यूल फॉर द करंट अफेयर्स। देखते हैं कैसे मास्टर करना है करंट अफेयर्स के अंदर। तो यहां से देखो, मैं मान के चल रही हूं कि आप लोग 19 नवंबर से शुरू करोगे, क्योंकि अगर आज ये वीडियो जा रही है, आज ये सेशन आप देख रहे हो, तो ऑन एन एवरेज आप 19 से शुरू कर दोगे। डिस्क्लेमर मैं पहले दे देना चाहती हूं, अगर आप लोग इसको इसी तरीके से फॉलो करोगे तो अच्छे से फॉलो हो जाएगा, लेकिन अगर आप लोग एक दिन भी मिस कर दोगे तो आपका पूरा का पूरा जो शेड्यूल है गड़बड़ हो जाएगा। मिस कुछ भी चीज नहीं करनी है, जो चीज है वैसे ही करनी है। डेली का देखते चलो। देखो यहां से 19 से शुरू किया है, डेली का तो हमें करना ही करना है। डेली की जितनी भी करंट अफेयर्स आ रही हैं वो हमने करनी ही करनी है, और जितना टाइम आप देते हो वो आपने देना ही देना है। लेकिन बात आती है कि हमें रिवीजन कैसे करनी है, क्योंकि करंट अफेयर्स मांगती क्या है? रिवीजन। करंट अफेयर्स ये कहता है कि अगर आप रिवीजन करोगे तो मैं आपको अच्छे मार्क्स दूंगा। रिवीजन कैसे करनी है? यहां से देखो, अगर मैं 6 महीने मान के चलूं तो 6 महीने जो है ना अगस्त, अगर 6 महीने देखे तो अगस्त से शुरू होता है, लेकिन हम लोग शुरू करेंगे सितंबर से पहले। रीजन मैं आपको देती हूं उसका बाद में। आपने इस 19th डेट को क्या करना है? डेली का करंट अफेयर्स तो करना ही करना है, और सितंबर 1 to 4 के करंट अफेयर्स भी करने हैं साथ ही साथ में। मतलब आप एक दिन के अंदर 5 दिन की करंट अफेयर्स कवर करोगे। कैसे? 4 दिन सितंबर के हुए, एक आपका डेली का हुआ। एक दिन में 5 दिन की करंट अफेयर्स करोगे तभी आपकी जो प्रिपरेशन है अच्छे से चल पाएगी। नेक्स्ट डे देख लो, सेम उसी तरीके से पैटर्न फॉलो किया है 5 to 8। फिर नेक्स्ट डे सेम पैटर्न। अब यहां पे पैटर्न देखना थोड़ा सा इस टेबल का। हर 3 दिन के बाद, इस 3 दिन के बाद आपके पास रिवीजन आई है, मतलब हर संडे को आपकी वीकली रिवीजन होगी। संडे को सिर्फ और सिर्फ आपको करंट अफेयर्स को देना है, ठीक है? डेली का तो आप करोगे ही करोगे, कोई भी दिन मिस नहीं करना है। वीकली मतलब आपने जो भी मंडे से सैटरडे किया है, संडे का तो आप उस दिन कर ही लोगे ना, मंडे से सैटरडे किया है वो आप इस वीक में इस संडे को रिवाइज करोगे। इसकी बात करूं तो इन 3 दिनों में आप ऑलरेडी सितंबर कवर कर चुके हो 12 तक, तो 1 से 12 की रिवीजन आपने यहां पे भी कर ली, ठीक है? सिमिलरली आगे का पैटर्न देखोगे तो मंडे से सैटरडे का वही पैटर्न रहेगा, डेली करंट अफेयर्स और हर 3 दिन के बाद रिवीजन। फिर 2 दिन के बाद संडे आ गया तो हमारे पास रिवीजन आ गया। कैसे आया? यहां पे अगर मैं देखूंगी तो 23rd को आपने डेली भी किया, 13 to 17 सितंबर भी किया, 24th को आपने डेली भी किया, 17 to 20 भी किया। जब आपके 13 से 24 सितंबर तक कवर अप हो गई करंट अफेयर्स, नेक्स्ट डे आपने उसको रिवाइज कर लिया, क्योंकि एक बार करने से तो नहीं पक्की होती है ना, रिवीजन भी तो चाहिए। तो नेक्स्ट डे रिवाइज कर लिया। फिर उसके 2 दिन आपने क्या किया? 25 से 1 अक्टूबर तक किया। 25 सितंबर से 1 अक्टूबर की रिवीजन आपने यहाँ पे कर ली है अच्छे से। और ध्यान दो, फिर से संडे को हमारा डेली करंट अफेयर्स भी करना है, वीकली रिवीजन भी करनी है, जो पीछे के मंथ है उसकी भी रिवीजन करनी है। अब देख के तो ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा हमारे पास मटेरियल इकट्ठा हो गया, हम करेंगे कैसे? अगर तो आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो करंट अफेयर्स को बहुत टाइम से कर रहे हो, डेली का करते हो, रिवीजन भी करते हो, तो आपको देख के लग रहा होगा कि ये टाइम टेबल तो फॉलो करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी है ना, राइट? लेकिन अगर आप लोग एक न्यू एस्पिरेंट हो, तो जो आपके साथ प्रिपेयर कर रहे हैं वो इतने टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्होंने करंट अफेयर्स ऑलरेडी 2-3 बार रिवीजन उसकी कर ली होगी और आपने अभी तक शुरू भी नहीं करी। तो आप ये देखो, अगर आप उनके साथ कंपीट कर रहे हो तो आपको अपना हार्डवर्क उनसे डबल ट्रिपल करना पड़ेगा। आपको अपने जो स्टडी आवर्स है उनको उनसे ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप बढ़ाओगे तभी आप कर सकते हो SBI PO क्लियर,
एंड अगर आप ये शेड्यूल फॉलो करोगे ही करोगे तभी आपका जीए सेक्शन आप मास्टर कर सकते हो। अगर आपने एक भी दिन कुछ भी छोड़ दिया तो भूल जाना वो कवर अप आगे हो पाएगा, क्योंकि एक दिन आप प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, अगले 20 दिन के लिए आप सेम चीज करोगे, फिर आपका बैकलॉग क्लियर नहीं होगा। तो जो मैंने बताया उसको उसी तरीके से ही फॉलो अप करोगे तभी चलेगा। नेक्स्ट भी देख लेते हैं। यहां पे देखो, फिर हमने 30 सितंबर को डेली रिवीजन करी, क्लियर। और अक्टूबर रिवीजन में हमें क्या करना है, जैसे हमने सितंबर का कवर अप किया था ना, यहां पे अक्टूबर की रिवीजन भी हमें ऐसे ही करनी है, सेम पैटर्न चलेगा। यहां पे आपको इन्हीं डेज में जैसे आपने सितंबर का किया था वैसे ही आपको अक्टूबर रिवाइज करना है, और डेली की करंट अफेयर्स तो आपने करनी ही करनी है, साथ में आपको संडे को वीकली रिवीजन करनी ही करनी है। यहाँ पे एक चीज और है, 5th को आपका एग्जामिनेशन होगा आईबीपीएस क्लर्क का, तो शायद हो सकता है आप नहीं कर पाओगे, तो कोई बात नहीं, एक दिन का तो आप जो रहेगा आपका वो आप एडजस्ट कर सकते हो। जब भी आपका एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसके एडजस्टमेंट जो है वो बिठा लेना। इधर से अगर मैं देखूंगी तो हमारे पास 11, 12 और 13 मैंने आपके आईबीपीएस क्लर्क के लिए छोड़ दिए हैं कि आपको ट्रैवल भी करना हो सकता है, एग्जामिनेशन भी हो सकता है, तो उसमें आप देख लेना कि आपको करंट अफेयर्स कितनी करनी है और कैसे करनी है, वो आपके ऊपर है, क्योंकि हो सकता है ट्रैवलिंग में आप नहीं भी पढ़ पाओ, लेकिन ये सोच के करना कि मुझे क्लियर करना ही है, तो अपने आप से मोटिवेशन आ जाएगी कि मुझे ज्यादा करना है। बाकी बच्चे पेपर देने में बिजी होंगे, ट्रैवलिंग करने में बिजी होंगे, आपको इसी टाइम को यूटिलाइज करना है, तो इसमें भी आई होप कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सितंबर को, अक्टूबर को सितंबर के जैसे रिवाइज करना है और डेली का करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहां पे हमारे पास 14 दिसंबर से शुरू हो रहा है। क्या करना है आपको, डेली का सिमिलर चलेगा, सब में दोनों कॉलम है ना, डेली का सिमिलर चलेगा, और नवंबर की जो रिवीजन है वो आपको इन्हीं 11 दिनों में करनी है जैसे आपने सितंबर में करी थी। सितंबर में भी हमने 11 डेज लिए थे रिवीजन के लिए, अक्टूबर में भी हमने 11 डेज लिए थे, अब नवंबर में भी हम लोग 11 डेज ही लेंगे रिवीजन करने के लिए, क्लियर। तो यहां पे रिवीजन आप कर लोगे, जैसा उसमें किया पैटर्न फॉलो वैसा सेम पैटर्न फॉलो यहां पे कर लेना, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट दिसंबर का भी देख लेते हैं। दिसंबर को भी आपको सेम पैटर्न से फॉलो करना है जैसे आपने पिछले मंथ रिवीजन करी है 11 दिनों में, सिमिलरली दिसंबर की भी हो जाएगी। और यहां से आप अगर आप देखोगे तो ये चीज जो है ना दोबारा से रिपीट होगी, क्यों, ऑलरेडी आप दिसंबर की डेली की तो कर रहे हो, साथ के साथ आपकी रिवीजन भी चल रही है, नवंबर की भी आपने कुछ तो डेली की करी, साथ के साथ आपकी रिवीजन भी चली, तो यहाँ पे आपकी डेली करंट अफेयर्स भी चल रही है, वीकली रिवीजन भी चल रही है, अलग से रिवीजन भी चल रही है, तो मतलब आपके 4 बार तो रिवीजन यहाँ से हो जाएगी। डेली भी कर रहे हो, वीकली भी कर रहे हो, फिर इसमें भी डेली भी कर रहे हो, वीकली भी कर रहे हो, तो 4 बार तो हो गई, कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। तो दिसंबर तक तो यहाँ पे कवर अप हमारे पास हो गया। उसके बाद यहां से देखो आपका एग्जामिनेशन आ गया, तो आपको ये देखना है कि आपका एग्जामिनेशन कब है और आपको करंट अफेयर्स किस अकॉर्डिंग पढ़नी है। किसी भी डेट को आ सकता है, हो सकता है एक दिन आपका ट्रैवलिंग में भी निकल जाए, बट आपको खुद से सॉर्ट करना है और पैटर्न आपको पता है कि आपको फॉलो कैसे करना है। कोशिश करना इस टाइम पीरियड में बाकी सब्जेक्ट्स को ना टच करके करंट अफेयर्स को फोकस करना। क्यों, प्रैक्टिस तो आप करोगे नहीं, जब आप जाओगे किसी बस में ट्रैवल करोगे, ट्रेन में ट्रैवल करोगे, प्रैक्टिस तो आप कर नहीं पाओगे, लेकिन अपने मोबाइल फोन से पढ़ तो सकते हो, करंट अफेयर्स बहुत सारी पढ़ सकते हो। तो यहां से जितनी ज्यादा हो सकती है उतनी ज्यादा कर लेना, दैट इज अप टू यू। आगे आ जाते हैं। दिसंबर की देखो, यहाँ पे हमने इतने दिन कवर किए थे ना, फिर हमारा एग्जामिनेशन आ गया था, तो बाकी के बचे हुए दिन हमारे यहाँ पे क्लियर होंगे, यहाँ पे कवर अप होंगे। 6 जनवरी से 11 जनवरी तक जितने हमारे दिसंबर के बचे हुए दिन थे जो हमने 11 डेज में कंप्लीट करने थे वो आप यहाँ पे कर लेना। वीकली रिवीजन हमारी सेम चलेगी। सारे के सारे मंथ्स कवर हो गए, सिर्फ अगस्त रह गया था। अगस्त को कैसे करना है, और अगस्त को मैंने लास्ट में क्यों यहाँ पे टारगेट किया,
क्योंकि जो हमारा लास्ट मंथ होगा ना, अगर हम लोग बैकवर्ड्स चलेंगे मतलब अगस्त, तो उसमें से बिल्कुल मिनिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो शायद अगर मैं कॉस्ट बेनिफिट रेशो देखूंगी तो आपके बाकी के 5 मंथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे कंपेयर टू अगस्त। अगस्त को आपको कैसे करना है, आपको अगस्त की रिविजन 6 जनवरी से शुरू करनी है और 13 दिनों में आपकी अगस्त की रिविजन कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने जो बाकी मंथ थे सितंबर से, उनको मैंने 11 दिनों में किया था, लेकिन इसके लिए मैंने 13 डेज क्यों दिए, क्योंकि ये पहले हमने कवर अप नहीं किया हुआ और साथ ही साथ हमारी यहाँ पे रिविजन भी चल रही है, तो 2 दिन हमने एक्स्ट्रा ले लिया। अब आप बोलोगे मैम मैं डेली का भी करूँ, दिसंबर का भी करूँ, अगस्त का भी करूँ, मैं कैसे करूँगा? डेली का तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, दिसंबर की भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगस्त में आपको परेशानी आ जाएगी। लेकिन आप ये चीज़ देखो, दिसंबर की आपने पहले डेली भी करी, फिर आपने वीकली भी करी, फिर आपने दिसंबर की यहाँ से रिवीजन भी शुरू कर दी। रिवीजन भी कैसी थी, डेली भी करी, वीकली भी करी, मतलब आपकी रिपीटेशन हो गई। और इतने में तो न्यूज़ जो है वो याद अपने आप होने लग जाती हैं, तो आपको कम टाइम लगेगा यहाँ पे रिवीजन करने के लिए। और अगर आपको यहाँ पे कम टाइम लग रहा है तो उसी टाइम को आपको यहाँ डिवोट करना है ताकि आप अगस्त की भी कर सको। टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि बाकी बच्चे नहीं तो आपसे आगे निकल जाएंगे। जिन्होंने ऑलरेडी रिवीजन कर रखी है उनके लिए कोई हार्ड टास्क नहीं है ये करना, उनके लिए बहुत ईजी है। जिन्होंने नहीं करी है ना, उनको लगेगा टफ, लेकिन आपको अपनी नींद कम करनी पड़ेगी और पढ़ाई के टाइम ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। यहाँ से देखो, अब फिर से मैंने अपनी रिवीजन को शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें एटलीस्ट 3-4 टाइम्स तो रिवीजन करनी पड़ेगी ना। सितंबर को मैंने दिए 3 दिन। क्यों दिए? पहले मैंने उधर से 11 दिनों में किया, डेली का किया, वीकली का किया। अब वो 11 दिन अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो वो 11 दिन इन 3 दिन में रिड्यूस हो सकते हैं, अच्छे से रिवीजन हो सकती है। तो आपको अब हर एक महीने को 3 दिन देने हैं और खुद देखना है कि आपको पूरे मंथ की करंट अफेयर्स इन 3 दिन में कैसे कवर करनी है, लेकिन करनी ही है। आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ना इधर ना उधर, करनी ही है। नेक्स्ट मंथ देख लो, अक्टूबर की भी आपको 3 दिन में ही करनी है, नवंबर की और दिसंबर की। एंड मेरे अकॉर्डिंग आपको इन 2 मंथ्स में तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपका डेली का भी चल रहा था यहाँ से। अगस्त के लिए फिर से मैंने आपको 2 दिन क्यों दिए, यहाँ पे आपने 13 दिन में रिविजन करी, यहाँ पे 2 दिन, मतलब कम क्यों दिए? क्योंकि यहाँ पे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हो सकता है अगस्त आप 2 दिन में भी कवर अप जो है वो कर लो। लेकिन ध्यान देना, बाकी के मंथ्स को आप प्रायोरिटी कम मत देना। अगस्त का आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, करना पूरा ही है, क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन बाकी मंथ से ज़्यादा पूछे जाएंगे, तो इनको तो बिल्कुल मत छोड़ना। अगस्त की 2 दिन में आप कर लोगे, मैं मान के चल। अब आपकी अगस्त की रिविजन भी हो चुकी है, बाकी बचे हुए 3 दिन आपके पास। इसमें आपको क्या करना है, जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा आपको एमसीक्यूज करने हैं। जो आपने पिछले 6 महीने की करंट अफेयर्स की है उससे मैक्सिमम जितनी वेबसाइट से क्वेश्चन मिले, सभी वेबसाइट से आप एमसीक्यूज अपने लगाओ जितने ज़्यादा हो सके। और अगर आप पूछो कि मैम इसमें सारी की सारी न्यूज़ हमें डिटेल में जाना है, डिटेल में कवर अप करनी है, तो नहीं करनी है, क्योंकि आप पहले ऑलरेडी डिटेल में जो है वो कवर अप कर चुके हो। अब आपको कवर अप नहीं करनी है डिटेल में, सिर्फ फोकस ऑन एमसीक्यूज। साथ ही साथ आपको फोकस किस पे करना है, करंट, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। जितने आपके करंट अफेयर्स में से बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस के टॉपिक्स न्यूज़ आई है उसको आपको रिवाइज करनी है। डिटेल न्यूज़ को रिवाइज करना है, एमसीक्यूज नहीं। डिटेल न्यूज़ को आप रिवाइज करोगे, क्योंकि यहाँ पे ना इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन इस टॉपिक में से आ सकते हैं, तो इसको भी आप अपनी प्रायोरिटी पे रखना। अब एक डाउट क्रिएट हो रहा होगा कि एमसीक्यूज हम लोग यहाँ पे क्यों करें, पहले क्यों ना करें, और ये हमें एमसीक्यू से करनी है या डिटेल में करनी है। तो ये जो मैंने आपको जितना भी स्केड्यूल दिया है ना, ये सारा डिटेल्ड करंट अफेयर्स का दिया है, सब आपको डिटेल में जाना है, एमसीक्यूज आपको नहीं करने हैं, मतलब एमसीक्यू से नहीं करना है रिवीजन। आपको दिन में जब भी टाइम लगे, जितने भी मतलब आपके पास 1-2 आवर्स फ्री टाइम आपके पास होगा, जब भी आपको टाइम मिले तब आप जो भी रिवीजन कर रहे हो ना उसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लो। मैं आपको प्रॉपर टाइम नहीं दूंगी, सोने से पहले कर लो या फिर सुबह सुबह उठते हो तब कल का कर लो, जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप कर सकते हो, लेकिन ये सारा का सारा आपको डिटेल में करना है। एमसीक्यूज आपके ऊपर है कि आपको कैसे करने हैं,
और यहाँ पे तो एमसीक्यूज ही करने हैं, डिटेल को मत फोकस में लाना, नहीं तो फिर सब कुछ जो प्रैक्टिस है ना आपकी वो अच्छे से हो नहीं पाएगी एमसीक्यूज की। और यहाँ पे आपको पता भी चलेगा कि किस टाइप के एमसीक्यूज आ सकते हैं, किस टाइप के न्यूज़ में कैसे कैसे एमसीक्यूज जो हैं वो बन सकते हैं। अच्छी रिवीजन हो जाएगी यहाँ से अगर आप करंट बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस को इंक्लूड अपनी रिवीजन के साथ करते हो तो डेफिनेटली हो जाएगा। तो आई होप आपको इस चीज़ में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सारा का सारा स्केड्यूल जो है वो आपका यहाँ से क्लियर जो है वो हो गया होगा। तो अब हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेक्शन के बारे में कि हमें इसमें कैसे क्वेश्चंस मिलते हैं, क्या चीज़ कब करनी है और कब नहीं करनी है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सिलेबस तो आपने पहले ही देख लिया होगा कि क्या क्या सिलेबस हमारा रहता है, कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। अब हम बात करेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर सीरीज के क्वेश्चन आते हैं। नंबर सीरीज में भी अगर आप ये 2 क्वेश्चन देखोगे तो ये हमारे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आए थे। तो ये हमारे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आए थे दोनों क्वेश्चंस। बिल्कुल सिंपल पैटर्न के क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर सीरीज के क्वेश्चन है। आपको पैटर्न गेस करना है और नंबर यहाँ पे देखना है कि कौन सा आएगा। मेंस एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको 3 क्वांटिटीज दी गई हैं, 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और उसमें कुछ ना कुछ पैटर्न जो है वो फॉलो हो रहा है। आपको ये देखना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, इधर कौन सा आएगा, फिर इधर कौन सा आएगा और उसको क्या करना है, आपने कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर किस नंबर से बड़ा है। तो ये मेंस में आया था, ये प्रीलिम्स में आया था। नेक्स्ट देख लेते हैं सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। आपके एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, मेंस में नहीं आए थे। क्वेश्चन आप देख सकते हो कि ज्यादा लंबे लंबे क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो तो इस टाइप के क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी आ सकती हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आई थी, मेंस में नहीं आई थी। प्रीलिम्स में भी आपके पास देखो सिंपल वाली आई है, एकदम कोई अंडर रूट नहीं आया, कुछ नहीं आया, सिंपल जो आप प्रैक्टिस करते हो वही चीज आई है। लेकिन ऐसा ना हो कि आप इसको देख के दूसरे क्वेश्चन छोड़ दो। प्रैक्टिस आप जैसे कर रहे हो वैसे ही करो, बट पैटर्न यही आया था। डेटा इंटरप्रिटेशंस भी देखेंगे कि प्री में कौन सी आई थी और मेंस में कौन सी आई थी। इसकी बात करूं तो ये दोनों डेटा इंटरप्रिटेशंस हमारी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आई थी, जिसमें पहले हमारे पास पाई चार्ट की आई थी जिसमें हमें परसेंटेज ऑफ विजिटर्स दिए गए थे। उसके बाद रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल विजिटर्स हमारे टेबल में डिनोट किए गए थे और उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने थे। ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं था। अगर आप ऑलरेडी प्रैक्टिस में हो तो आपको भी पता चल रहा होगा कि बहुत सिंपल डीआईआई है, ना कोई टॉपिक इन्वॉल्व हो रहा है, ना कुछ, सिर्फ परसेंटेज है और रेशियो है। ये भी हमारे प्रीलिम्स में आई थी। यहाँ पे आपको सिंपलर बार ग्राफ में क्या दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है। ये डेटा आपके पास मेन और वुमेन का होगा जिनकी कुछ प्रॉपर एजेस का डेटा है, और नीचे आपको टेबल में गिवन है कि हमारे पास कितने मेल्स और फीमेल है जिनकी एज 40 साल से ऊपर की है। ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन था कि अगर आप प्रैक्टिस में हो तो बहुत इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मेंस एग्जामिनेशन में आया था। ये आपके पास पॉपुलेशन डेंसिटी की डेटा इंटरप्रिटेशन आई थी। स्कैटर चार्ट लग रहा है हमारे पास यहाँ पे, मेंस में आया था ये वाला क्वेश्चन। एंड साथ ही साथ अगर मैं बोलूं कौन से टॉपिक से, अर्थमेटिक टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आया है तो टाइम एंड वर्क की डीआईआई है। मैं हमेशा अपने सेशंस में बोलती हूँ कि टाइम एंड वर्क जो टॉपिक है ना वो एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। तो इसी टॉपिक पे हमारी लास्ट ईयर की डेटा इंटरप्रिटेशन आई थी। नंबर ऑफ वर्कर्स डेज आपको दिए गए हैं और उस अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस जो है वो नीचे गिवन थे। आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट लगा के सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने थे। अर्थमेटिक क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि किस लेवल के आते हैं। प्रीलिम्स की बात करूं तो एकदम बेस लेवल के क्वेश्चंस होंगे। देखो आप यहाँ पे खुद ही देख सकते हो कि एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चन है जो आप लोग डेली में प्रैक्टिस करते हो। ज्यादा कुछ टफ जैसा नहीं आया है और यही लेवल आएगा आपके अभी वाले एग्जामिनेशन में भी। अगर मैं मेंस की बात करूं, मेंस में आपके पास ये 2 क्वेश्चन आए थे इस टाइप के। पहला प्रोबेबिलिटी का आया था, दूसरा आपके पास फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन था। है सिंपल, दिखने में लगेगा कि ना करें, पर एकदम सिंपल है क्वेश्चन। अगर आपके पास ऐसा अभी भी प्रीलिम्स में मेंस एग्जामिनेशन में आ जाता है तो ऐसा क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं होता है। एक डेटा सफिशिएंसी भी आती है। डेटा सफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि अगर आपने सारे के सारे टॉपिक्स कर रखे हैं, जितने भी कौन के टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स को वो मिक्स करके दे देगा, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 बना के देगा, जिसमें आपको दोनों ही स्टेटमेंट्स सॉल्व करनी है अपने अकॉर्डिंग, और ये देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट से जो है
इसका आंसर निकल रहा है, पहली से निकल रहा है, दूसरी से निकल रहा है, दोनों को यूज करके निकल रहा है, किसी से भी नहीं निकल रहा। हमें लेंथ ऑफ ट्रेन ए फाइंड करनी है ना, तो कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जिससे हमारा आंसर जो है वो आ रहा है। अगर आपके सारे टॉपिक्स पूरे हैं तो आपको डेटा सफिशिएंसी में दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं बात करूंगी हमारे स्केड्यूल की। स्केड्यूल में सबसे पहले स्टार्ट करूंगी जो एस्पिरेंट्स ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको इन 45 डेज को कैसे यूटिलाइज करना है। इसको तो आप छोड़ दो जैसे आपने इंग्लिश में छोड़ा था, और अगर ये 2 डेज में ट्रैवल के भी बता रही हूँ ना, तो इसको आप मान के चलो वीक बिफोर एग्जाम में इंक्लूड हो रहे हैं ये, अगर आप लोग ट्रैवल नहीं कर रहे हो तो। ठीक है, ये 15 दिनों में अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयरिंग हो तो आपको 2 प्री की डेटा इंटरप्रिटेशन करनी है, 1 मेंस की डेटा इंटरप्रिटेशन करनी है, और हर एक अरिथमेटिक टॉपिक को 1 दिन देना है जिसमें आप उसके प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। मतलब 10 प्रीलिम्स के और 10 मेंस के मिनिमम, इतने तो कर ही सकते हो क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी स्ट्रांग है ही। अगले 15 दिनों में इसको 2 से इंक्रीज कर दो 3 पे, इसको 1 ही रहने दो, 1 ही मेंस की डीआई करोगे और सिर्फ प्रैक्टिस करोगे अरिथमेटिक क्वेश्चंस की। 10+10 कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे भी 10+10 कर रहे हो तो यहाँ पे भी 10+10 सफिशिएंट रहेंगे। यहाँ पे एक और चीज बता दूं, एक डेली का मेरे पास एक एलिमेंट है, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, जो दोनों के लिए इंप्लीमेंट रहेगा, ऑलरेडी प्रिपेयरिंग के लिए भी और न्यू एस्पिरेंट के लिए भी। अब बिगिनर्स के लिए देख लेते हैं आपको क्या करना है। ये सिमिलरली आप इसको तो हटा दो। संडे का प्लान ऑलरेडी जीके का डिस्कस किया ना। जीके के लिए संडे को कितना ज्यादा करने को है, कितनी रिवीजन करने को है, तो संडे से मेरा मतलब यही था कि आपको इस संडे में सिर्फ और सिर्फ जीके को टाइम देना है और कुछ भी कोई भी सेक्शन प्रैक्टिस नहीं करना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी टाइम टेबल से देख लिया होगा बहुत ज्यादा कुछ है करने को। इन 15 दिनों में आपको क्या करना है, हर एक टॉपिक लेना है अरिथमेटिक का, उसको 1 से 2 दिन, जितने दिन आपको लगे। 30 दिन में तो देखो कवर अप हो ही जाएंगे सारे टॉपिक। 1 से 2 दिन जितने दिन आपको लग रहे हैं, लेकिन कोशिश ये करना कि आप उसके प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी कर लो और उसके मेंस के क्वेश्चन भी कर लो। और 2 प्रीलिम्स की डीआई आप करोगे पहले 15 दिनों में, बाकी के 15 दिनों में 2 प्रीलिम्स की तो आप कर ही रहे हो, उसके साथ 1 मेंस की डीआई भी इंक्लूड कर देना, ताकि आपका मेंस का जो प्रिपरेशन है वो कहीं पे भी पीछे ना छूटे। तो अगर आप न्यू हो तो इतने दिनों में तो इतना हो पाएगा आपसे। ज्यादा मैंने इसलिए नहीं बताया, डीप में मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसके लिए आपको बहुत सारे दिन चाहिए होते हैं और इतने दिन आपके पास है नहीं। तो अगर आप इतना भी स्केड्यूल फॉलो कर लोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। सोर्सेज की बात हम डेफिनेटली करने ही वाले हैं यहाँ पे, तो इतना शायद आपको क्लियर होगा। अब मैं बात करूंगी डेली की। डेली का एलिमेंट आपको ऐसा क्या करना है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो कोई भी एस्पिरेंट है। आपको 20 सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन करनी है डेली, 20 नंबर सीरीज करनी है जिसमें आपकी 10 मिसिंग होगी और 10 रॉन्ग नंबर होगी। क्लियर? 15 क्वाड्रेटिक इक्वेशन करनी है आपको डेली एंड टेबल्स अप टू 20। अगर आपको अच्छे से टेबल्स याद नहीं है तो 20 तक के टेबल्स आप डेली रिवाइज कर लिया करो, उससे आपका काम जो है वो बन जाएगा। ये डेली का आपको स्केड्यूल रखना ही रखना है, इसको आपको बिल्कुल भी नहीं करना है साइडलाइन। क्यों? क्योंकि आपका प्रीलिम्स इस पे ही डिपेंड रहेगा। सिंस आपका प्रीलिम्स सिर्फ और सिर्फ स्पीड और एक्यूरेसी पे डिपेंड होता है, स्पीड आपकी कहां से आएगी? यहां से आएगी, इसको नहीं छोड़ना। और यहाँ पे डेली का तो आप कर रहे हो, सिंप्लीफिकेशन आप कर रहे हो, नंबर सीरीज आप कर रहे हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कर रहे हो, और साथ में मैंने जो आपको ये प्लान बताया है ना, इसको साथ में लेके ही चलना है ताकि आपका कोई भी चीज जो है वो ना रहे। देखो आपका अरिथमेटिक भी क्लियर हो गया, डीआई भी क्लियर हो गई और मिसलेनियस टॉपिक्स भी यहाँ पे जो है वो क्लियर अच्छे से हो गए हैं। ठीक है, डेली का आप ये कर रहे हो, लेकिन अगर मेरी मानो ना तो एक आप इसमें एड ऑन कर सकते हो। आप जैसे मॉक टेस्ट लगाते हो ना,
या फिर क्विजेस लगाते हो किसी भी साइट से, तो क्विज ना आप ये देखा करो कि टाइमर वाली हो। टाइमर वाली क्विजेस जो होती है ना वो इन टॉपिक्स में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहती है। अगर मान लो आपके पास सिंप्लीफिकेशन की क्विज है टाइमर के साथ, तो अगर आपके पास 5 मिनट है उसमें आपको 10 सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करनी है, तो आपके लिए वो चैलेंजिंग रहेगा। तो उन चैलेंजेस को आपको लेना है ताकि आपका जो प्रीलिम्स की आप तैयारी कर रहे हो वो बहुत अच्छे से हो जाए, प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए। तो ये आपकी डेली का स्केड्यूल प्लस एड ऑन ये आप कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगी मेंस का। सबसे पहले ऑलरेडी प्रिपेयरिंग है जो करते आ रहे हैं प्रिपरेशन, यहां पे मॉक टेस्ट के अलावा क्लियर कर देना चाहती हूं, जैसे मैंने आपको इंग्लिश में बताया था। तो यहाँ पे मॉक टेस्ट अगर आप देना चाहो तो इस वीक में एक मॉक टेस्ट दे देना, बाकी मॉक टेस्ट का मैं आपको अलग से बताऊंगी। और वीक बिफोर एग्जामिनेशन में आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस किसको करना है, जीए को। चाहे कोई भी सेक्शन के बारे में मैं बात करूं, मेंस एग्जामिनेशन के लिए वीक बिफोर एग्जाम में सिर्फ आपको जीए को ही फोकस करना है और बाकी सारे सेक्शंस को आप साइडलाइन में कर देना। यहाँ पे आपके पास बचा है कितने दिन है, 17 दिन, क्योंकि बाकी तो एक्सक्लूड हो गए। यहाँ पे भी हमने जनरल अवेयरनेस करी क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन में रोल प्लेयर यही होगा ज्यादा, और ट्रैवलिंग में तो निकल ही गया। 17 दिन है, 2 से 3 डीआई आपको करनी है। ये मैं आपको सारा कुछ मेंस का बताऊंगी, प्रीलिम्स हमारा हो चुका है। ये वेट बिल्कुल भी मत करना कि आपका रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट के बाद पढ़ना शुरू करोगे, क्योंकि सिर्फ 1 महीना है, आपको सब निकल जाएगा रिजल्ट की वेट करते रहोगे तो। 2 से 3 डीआई करी मेंस की, एक टॉपिक को एक दिन दिया। मेंस के क्वेश्चन किए कितने, 10 से 15। क्विज ऑप्शनल है, आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो। अगले 8 दिन में 2 डीआई करी, किस किस की करी, मेंस की करी। और यहाँ पे हर एक टॉपिक की, अर्थमेटिक टॉपिक की आपने प्रैक्टिस कर ली, मेंस की क्विज आपके पास ऑप्शनल रहेगी। ठीक है, समझ में आ गई। एक छोटी सी चीज और रह गई थी इसमें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जामिनर को बहुत ज्यादा पसंद है, दोनों में काम देंगे, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। आपके पास पहले आ जाएगा परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, बोट एंड स्ट्रीम। इसके अलावा टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। ये जो टॉपिक्स आपके रहेंगे ना, ये एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स हैं और इन्हीं टॉपिक्स में से ज्यादातर आपकी डेटा इंटरप्रिटेशन बनती है मेंस के अंदर। या फिर प्रीलिम्स में अगर आपकी डेटा इंटरप्रिटेशन बनेगी परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, या फिर किससे बन सकती है, प्रॉफिट एंड लॉस से। तो ये जितने भी टॉपिक्स है ना आपके अर्थमेटिक में भी काम देंगे और डीआई में भी काम देंगे, तो इनको तो बिल्कुल भी साइडलाइन मत करना, ज्यादा फोकस देके ही करना है। अब जो बिगिनर्स हैं वो मेंस के लिए कैसे तैयारी करें, क्योंकि आपने मेंस की ऑलरेडी शुरू कर दी थी प्रीलिम्स के साथ में, तो थोड़ी थोड़ी तो ऑलरेडी हो चुकी होगी, है ना। संडे को मैंने बता दिया सिर्फ और सिर्फ जीए करनी है। वीक बिफोर एग्जामिनेशन में मॉक टेस्ट देना चाहो तो एक दे सकते हो, बाकी आपको सिर्फ और सिर्फ जीए करनी है। 2 दिन ट्रैवलिंग की अगर है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज आप देख लेना कि आपको इन 2 दिन में क्या चीज रिवाइज करनी है। बाकी के बचे हुए 17 दिन, 2 से 3 आपने डेटा इंटरप्रिटेशन करनी है। मैं कहूंगी 3 ही करो, क्योंकि अगर बाकी बच्चे 2 कर रहे हैं तो आप 3 करो, क्योंकि आप बिगिनर हो। 2 डीआईज आप करोगे किसकी, मेंस लेवल की। अर्थमेटिक टॉपिक्स की भी करना यहाँ पे, क्योंकि मेनली वही पूछी जाती हैं। एक दिन 2 एक टॉपिक को मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो 20। ऑलरेडी प्रिपेयरिंग वालों को मैंने कम क्वेश्चन क्यों दिए, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है लेकिन आपकी अच्छी नहीं है, तो आप उनसे 5 क्वेश्चन आगे चलो। और यहाँ पे आपने जो सारे के सारे टॉपिक्स किए उनकी प्रैक्टिस करनी है। हो सके तो लगा लेना मिनिमम 20 मैक्सिमम 25, क्योंकि आपको बाकी सबसे आगे ही निकलना है। और बाकी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन इतना काम नहीं देगी, बट नंबर सीरीज काफी ज्यादा बार हो सकता है पूछी जाए, लेकिन रॉन्ग नंबर सीरीज, तो रॉन्ग नंबर सीरीज आप इसमें प्रैक्टिस कर लेना। जब भी आपका मन करे, एक वीक में 1 बार कर लो, 2 बार कर लो, बट एज सच डेली के स्केड्यूल में मेरे को नहीं लगता कि इंक्लूड करना चाहिए। तो ये एक ओवरऑल सिनेरियो था कि आपको
क्या चीज़ कैसे करनी है और कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो आपके इंपॉर्टेंट थे। तो आई होप यहाँ तक आपको हर चीज़ क्लियर जो है वो हो गई होगी। अब हम बात करेंगे रीजनिंग सेक्शन के, विच इज़ प्रोबेबली द लास्ट सेक्शन फॉर आवर SBI PO 2020 जो हमारे आने वाला है। तो रीजनिंग सेक्शन में हमने सिलेबस ऑलरेडी देख लिया, पेपर पैटर्न ऑलरेडी देख लिया। अब हम लोग ये देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। सबसे पहले पजल और सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन देखेंगे। तो प्रीलिम्स और मेंस में आपको दोनों साइड में लेकर चलूंगी। ये साइड आपकी प्रीलिम्स की रहेगी, ये साइड आपकी मेंस की रहेगी। यहाँ पे देखो सबसे पहले आपके पास ट्रायंगुलर सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आया प्रीलिम्स में। लेवल आप देख सकते हो एकदम बेसिक। सिमिलरली यहां पे भी ट्रायंगुलर अरेंजमेंट का आपके पास क्वेश्चन आया, लेवल आप देख सकते हो थोड़ा सा ऊपर, जस्ट थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि उसने यहां पे चेंजेस कर दिए। लेवल देख लो, उसका इजी आया है, इसका टफ आया है, दोनों सेम टॉपिक के क्वेश्चन है ट्रायंगुलर सीटिंग अरेंजमेंट के। अगला बात करती हूँ स्ट्रेट लाइन सीटिंग अरेंजमेंट या फिर मैं बोलूं लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट में आपको प्रीलिम्स में ऐसा कुछ क्वेश्चन मिला वन वेरिएबल का, और मेंस में आपको ऐसा क्वेश्चन मिला। ऐसा क्वेश्चन कैसा? हेक्सागोनल टेबल का। अरे सीटिंग अरेंजमेंट का ही क्वेश्चन आया, उसमें लीनियर आ गया, इसमें हेक्सागोनल आ गया। हेक्सागोनल सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आया जिसमें आपके पास दो वेरिएबल हैं, पर्सन्स भी बैठे हैं और उनके वेट्स भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। आपके पास यहाँ पे हाइट और वेट दोनों हैं, है ना, हाइट और वेट है, और उसको आपने अरेंज करना है कि किस अकॉर्डिंग हम लोग इनको इस हेक्सागोनल टेबल में अरेंज कर सकते हैं। तो लेवल आप खुद ही देख सकते हो, उससे बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे बॉक्स पजल आई हमारे पास प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, बहुत इजी लेवल की, प्रीलिम्स इजी लेवल होता है, और मेंस में आप देख सकते हो यहाँ पे इस लेवल की बॉक्स पजल आई है। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन में भी पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट को प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप कोशिश करना कि आप इन्हीं जो लेवल को है प्रैक्टिस करो, ताकि आपको एग्जाम सेंट्रिक ही क्वेश्चंस जो हैं वो मिल सके। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के भी क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रीलिम्स में एकदम सीधा क्वेश्चन आया, मेंस में देखो कोडेड डायरेक्शन सेंस का आ गया। आपको यहाँ पे कोड्स दिए गए हैं, कोड्स कुछ डिनोट करते हैं, जैसे हर्ट क्या बताता है कि ए इज नॉट टू बी, ए जो है बी के नॉर्थ में है, वो कौन सा साइन बताएगा? हार्ट का साइन बताएगा। तो यहाँ पे आपको उसके बाद दिया है कि 3 बसेज हैं, वो ट्रैवल कर रही है Z2 बाय 1, 2 एंड 3। तो हमने इन सिंबल्स को यूज करके उसका डिस्टेंस और डायरेक्शन जो है वो बनाना था, मतलब एक डायग्राम सा जो भी हम बनाते हैं ऐसा 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 वो बन जाएगा। नेक्स्ट देखो सिलॉग्स के क्वेश्चन आए सिर्फ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, और यहाँ पे प्रीलिम्स में भी न्यू पैटर्न क्या है, ओनली अ फ्यू वाले, कैन नेवर बी वाले, ये वाले क्वेश्चन आए हैं सारे के सारे। और आई होप आपको ये वाले क्वेश्चंस भी अच्छे से आते होंगे, नहीं आते तो सिलॉग्स में यही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रीलिम्स में आप देखो आपको ब्लड रिलेशन कैसा मिला, पजल की फॉर्म में मिला, ठीक है, नहीं नॉर्मल फॉर्म में मिला ब्लड रिलेशन। और अगर मैं मेंस की बात करूं तो यहाँ पे आपको सीटिंग अरेंजमेंट की फॉर्म में मिला, क्योंकि एक लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट में बैठे हैं नॉर्थ की तरफ। तो ये सिंपल आया, ये सीटिंग अरेंजमेंट में आया, हल्का सा लेवल हाई हो गया। और यहाँ पे मेंस में ध्यान रखना आपके पास कोडेड ब्लड रिलेशन भी आता है, जैसे आपके पास यहाँ पे कोड्स आए थे ना ये वाले, इस तरीके से आपके पास कोडेड ब्लड रिलेशन भी आता है। अब कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चन भी आए। प्रीलिम्स में सिंपल सा आया, मेंस में ऐसा कुछ आया। आपको इसके नीचे क्वेश्चंस दिए गए होते हैं कि इसका कोड बताओ क्या होगा, इस टाइप से। मशीन इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन देख लेते हैं, सिर्फ हमारे मेंस एग्जामिनेशन में आया, प्रीलिम्स में नहीं आया। आपको कुछ इनपुट दिया गया होता है, उस इनपुट को देख के हमें आगे स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, और स्टेप्स जब हमें समझ में आ जाते हैं तो हमें इस इनपुट के आगे सारे के सारे स्टेप्स बना के अपने आउटपुट पे जो है वो पहुंचना होता है। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चंस को चाहे थे। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि आपको इन 45 डेज को टारगेट कैसे करना है रीजनिंग के लिए। सबसे पहले ऑलरेडी प्रिपेयरिंग के लिए, ये मैं फिर से कहूंगी, इसको तो निकाल ही दो। बचे हुए 30 दिन आपको कैसे यूटिलाइज करने हैं? 15 दिनों में आपको 2 प्री की पजल करनी है, 1 मेंस की पजल करनी है, और हर एक दिन आपको एक मिसलेनियस टॉपिक लेना है, जैसे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, सिलॉग्स। उसके प्रीलिम्स और मेंस के
10+10 मतलब 10 प्रीलिम्स के 10 मेंस के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने ही करने हैं। अगले 15 दिन 3 प्री की पजल लोगे, 1 मेंस की पजल लोगे और सिर्फ प्रैक्टिस आपको करनी है प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चंस की। इसको आप 10 और 10 भी कर सकते हो, इसको आप 15 और 15 भी कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, आप इसको टाइम कितना दे रहे हो। मुझे लगता है कि इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अब जो बिगिनर्स हैं वो क्या करें, एक टॉपिक को मतलब मिसलेनियस टॉपिक को, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, सिलॉग्स, इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं उसको 1 से 2 दिन दो, जितने दिनों में आपको समझ में आता है। इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट समझो, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो और पजल आप शुरू कर दो टाइप वाइज 2 या 3। मतलब आज आपने लीनियर पजल शुरू कर, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट शुरू करी तो उसके 2 या 3 क्वेश्चंस अच्छे से करके देख लो। सर्कुलर शुरू करी तो उसके क्वेश्चन करो, फिर ट्राइंगुलर करी तो उसके करो, बॉक्स पजल आ गई, फ्लोर पजल आ गई, तो इस टाइप वाइज चलना पजल का, फिर हो जाएगा। और अगर आप ये देखोगे कि पहले मैं मिसलेनियस कर लूँ फिर मैं पजल्स को करूँ तो फिर आपको देखो 30 दिन में पूरा नहीं हो पाएगा, आपको साथ साथ ही रखना पड़ेगा। यहाँ पे आपकी पजल टाइप वाइज बहुत है तो आप इसको भी साथ में लेके ही चलना, मतलब 30 दिन तो कम से कम आपको कवर करने में लग ही जाएंगे। और अगर बचते भी हैं तो आप मेंस की भी साथ साथ प्रैक्टिस करनी शुरू कर देना। और ये टॉपिक्स जो आपने यहाँ पे ऑलरेडी कवर कर लिए उनको यहाँ पे प्रैक्टिस कर लो। कितने क्वेश्चंस करोगे, हर टॉपिक के 20 क्वेश्चंस आप करोगे ही करोगे। और पजल आप यहाँ से 3 से 4 भी कर सकते हो इंक्रीज करके, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कितना जुनून है इसको क्लियर करने का। बाकी तो सेम ही है ना। ओके, अब मेंस की बात कर लेते हैं। मेंस में जो ऑलरेडी प्रिपेयरिंग है उनको 17 दिन है उनके पास। बाकी तो मैंने आपको बता दिया, संडे को भी जीए करनी है, यहाँ पे भी आपको जीए करनी है, और ये तो ट्रैवल में ही निकल गए है ना। तो 2 से 3 आप मेंस लेवल की पजल करोगे। एग्जाम सेंट्रिक आपको पता है कि क्या होती है। 1 डे 1 टॉपिक को दोगे मिसलेनियस और उसके मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। क्विज ऑप्शनल है अगर आप लगाना चाहो तो। बाकी के 8 दिन आप 2 पजल करोगे मेंस लेवल की और सिर्फ मेंस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस कितनी करनी है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, 10 से 15, 10 तो मत ही करना, 15 कर लेना। और यहाँ पे भी कोशिश करना कि 15 मिनिमम, मैक्सिमम आप जितने भी कर सको, ठीक है। बिगिनर्स के बारे में भी देख लेते हैं। संडे भी जीए, ये भी जीए। ट्रैवल नहीं कर रहे हो तो भी एमसीक्यूज कर लेना, है ना, रिवीजन हो जाएगी। बाकी के 17 दिन सेम रखा है मैंने, आपको भी 2 से 3 पजल ही रखी हैं। क्यों रखी है, मैं एक एवरेज स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही हूँ। लेकिन अगर आपको करना है कि मुझे आउट ऑफ द बॉक्स जाके प्रिपरेशन करनी है तो आप इसको 3 से 4 कर लो, इसको 3 कर लो, 1+ ही चलो बाकी एस्पिरेंट से। हर एक दिन दो एक टॉपिक को, मेंस के क्वेश्चन उसके प्रैक्टिस करो कम से कम 20 से 25। अगर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग के लिए मैंने 20 बताए तो आप 25 करो, आपको उनसे आगे चलना है। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है टॉपिक्स की जो यहाँ पे आपने कवर किए हैं। उसमें भी अगर मैंने ऑलरेडी प्रिपेयरिंग को 20 बताया तो आप 25 करोगे, 25 बताया तो आप 30 करोगे, उनसे 5 आप एक्स्ट्रा चलोगे तो आपका हो जाएगा। एंड आई होप आपको इस पूरे प्लान में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। 45 + 30 डेज अपने यहाँ से सब सेक्शंस के कवर जो है वो कर लिए हैं। अब मैं बात करूंगी डिफिकल्टी लेवल की कि एसबीआई पीओ का डिफिकल्टी लेवल क्या रहता है एज कंपेयर टू अदर एग्जामिनेशंस। तो यहाँ पे आपके एग्जामिनेशंस कौन कौन से होते हैं, मैं पीओ को रिलेट करूंगी यहाँ से हर एक एग्जामिनेशन के प्रोबेशनरी ऑफिसर को। एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, ये 3 एग्जामिनेशन हमारे मेन एग्जामिनेशन होते हैं जो हम लोग जिनके लिए फाइट करते हैं। अगर मैं लेवल ऑफ एग्जामिनेशन या प्रिपरेशन की बात करूं, अगर आप आरआरबी पीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बहुत ज्यादा बाहर जाना पड़ेगा एसबीआई पीओ के लिए। क्योंकि अगर मैं लेवल की बात करूं तो एसबीआई पीओ का लेवल फार बेटर, क्या बोले, फार हाई होता है आरआरबी पीओ से। अगर आपने मेंस की कोई एक पजल करी है तो आरआरबी पीओ में वो सीधा सीधा आएगी, लेकिन एसबीआई पीओ वो लॉजिकली पूछ लेगा। तो बेटर ये है कि अगर आप दोनों एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो तो आप इसके अकॉर्डिंग चलो, एसबीआई पीओ के अकॉर्डिंग चलो। आपको अपना आरआरबी पीओ की प्रिपरेशन से आउट ऑफ द बॉक्स जाके एसबीआई पीओ के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा।
IBPS PO की बात करूं और SBI PO की बात करूं तो दोनों के प्रिपरेशन में कोई भी फर्क नहीं रहेगा। मैं बोलूंगी कि आप SBI के अकॉर्डिंग अगर प्रिपेयर करोगे तो IBPS निकल जाएगा, IBPS PO के अकॉर्डिंग अगर आप प्रिपेयर करोगे तो SBI निकल जाएगा। दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं, किसी चीज के लिए भी प्रिपेयर कर लो, दोनों का लेवल सेम रहेगा। बोलने की बात होती है कि SBI PO का लेवल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, ऐसा नहीं होता। जो IBPS का लेवल रहेगा PO का वही SBI का रहेगा, तो आपको इसमें कुछ डिफरेंस नहीं चाहिए। RRB PO अगर आप कर रहे हो तो आपको अपना डिफिकल्टी लेवल जो है क्वेश्चंस का वो इंक्रीज डेफिनेटली ही करना ही पड़ेगा। तो अब हम बात करेंगे सोर्सेज के बारे में। सारे डिस्कशन, सारा प्लान हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। मेन बात आती है कौन से सोर्स को फॉलो किया जाए। सेक्शन वाइज अगर मैं देखूं, इंग्लिश से शुरू करते हैं। मैंने आपको सबसे पहले बताया था एडिटोरियल, है ना। जो लोग मुझसे पहले से कनेक्टेड है उनको पता है कि मैं एक एप्लीकेशन का नाम लेती हूँ डेली एडिटोरियल करके, और वो बीच में से प्ले स्टोर से गायब हो गई थी, बट फॉर्चुनेटली मुझे कहीं से उसका लिंक मिल गया। प्ले स्टोर पे नहीं मिला, कहीं और से मिल गया। वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी उस ऐप का, तब डाउनलोड कर सकते हो। और जिसको नहीं पता उसको मैं एक्सप्लेन अभी करती हूँ। एडिटोरियल के लिए ना आपके पास एक एप्लीकेशन रहेगी डेली एडिटोरियल करके। इस ऐप में आपको डेली के एडिटोरियल मिलेंगे। खास बात इसकी क्या है, पढ़ते पढ़ते अगर आपको कोई वर्ड नहीं समझ में आता तो आप उसके ऊपर प्रेस करो और स्वाइप अप करो, वहां से आपको उसका मीनिंग इंग्लिश एज वेल एज हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में मिल जाएगा। तो आपको वोकैबुलरी के लिए अपनी डिक्शनरी खोलने की या गूगल खोलने की भी जरूरत नहीं है। जो चीज आप पढ़ रहे हो उसका मीनिंग आपको वहीं पे अवेलेबल हो जाएगा। तो ऑनलाइन, क्योंकि हम लोग एग्जामिनेशन भी ऑनलाइन देते हैं तो पढ़ना भी ऑनलाइन ही है, तो दिस इज द बेस्ट एप्लीकेशन फॉर यू। उसके बाद बात करूंगी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। तो हमारी एक वेबसाइट है studyneeti.com। स्टडी नीति पे ना हम लोग क्या करते हैं, डेली का फ्री कंटेंट हम लोग अपलोड करते हैं, जिसमें हमारी डेली एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अपलोड होता है, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस लेवल का। और अगर अभी की बात करूं तो मोर देन 50 आवर्सेज हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं। तो अगर आप आज से भी शुरू करते हो तो यू विल हैव एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एम्पल नंबर ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस फॉर योर प्रिपरेशन। तो आप हमारी वेबसाइट को फॉलो कर सकते हो, एंड हमारी एप्लीकेशन भी अवेलेबल है स्टडी नीति। आप जस्ट प्ले स्टोर पे जाना, स्टडी नीति इकट्ठा लिखना, एप्लीकेशन आ जाएगी, वहां पे आपको जाओगे उस एप्लीकेशन में तो फ्री कंटेंट वहां पे भी मिल जाएगा। वेबसाइट में एक्सेस करना चाहते हो वेबसाइट में कर लेना, एप्लीकेशन में करना चाहते हो एप्लीकेशन में कर लेना। अब इसके अलावा कौन सी बात आती है, ग्रामर की। ग्रामर की मैंने आपको बुक ऑलरेडी बता दी थी, SP बख्शी। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि आपको शॉर्टकट लेना है, मतलब आपको यूट्यूब पे जो भी ग्रामर के रूल्स वाले वीडियो मिलेंगे कि 100 रूल्स ऑफ ग्रामर, 150 रूल्स ऑफ ग्रामर, उनको कर लेना, क्योंकि अभी टाइम अपने पास इतना नहीं है। ये 2 सोर्सेज हैं, आप फॉलो कर सकते हो। तो इंग्लिश का आई होप यहां से सब हो गया होगा। अब हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में देखो, अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लासेस देखनी है, अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है तो मैंने इसी चैनल पे कॉन्सेप्ट क्लासेस आपके लिए अपलोड कर रखी हैं, हर एक चैप्टर की, फॉर रीजनिंग एज वेल एज फॉर क्वांट। तो अगर आपको कोई भी चैप्टर समझना है तो आप इस चैनल पे देख सकते हो हर एक क्लास को। एंड बात रही कॉन्सेप्ट समझ लिया, ज्यादा मेन बात आती है प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, तो ये देखना, मैं आपको कॉमन बताऊंगी इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग के लिए, तीनों के लिए कॉमन वेबसाइट बताऊंगी। एक तो हमारी ही वेबसाइट है स्टडी नीति पे। हम लोग, मैंने आपको बताया, डेली का RC अपलोड करते हैं। एक डेली की हमारे पास डेटा इंटरप्रिटेशन अपलोड होती है प्री एंड मेंस लेवल ऑल्टरनेट डे पे, और रीजनिंग की हमारे पास पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट आपके पास फ्री में अपलोड होती हैं डेली। तो ये वेबसाइट पे आपको इतना कुछ डेली का मटेरियल मिल जाएगा, और जो मैंने आपको स्केड्यूल बताया है उसमें भी आपको इस वेबसाइट से हेल्प मिल जाएगी। और भी वेबसाइट्स हैं, जैसे आपके पास IBPS गाइड है, IBPS गाइड बोल लें या फिर गाइडली बोल लें,
इस पे आपको इतनी ज़्यादा पीडीएफ्स मिल जाएंगी, जो टॉपिक आप सर्च करोगे उसकी पीडीएफ, उसकी क्विजेस, सब कुछ इस वेबसाइट पे अवेलेबल होगा। तो जो टॉपिक आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसकी प्रैक्टिस आप इस वेबसाइट से कर सकते हो। और वेबसाइट बताती हूँ, गवर्नमेंट अड्डा नाम की वेबसाइट है, उस पर टॉपिक वाइज सारी के सारी पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, तो आप यहां से भी कर सकते हो। एंड बात रही क्विजेस की, इधर से आप टॉपिक वाइज क्विजेस दे सकते हो। अब ऐसा भी होगा कि कुछ लोग दूसरी वेबसाइट से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, कोई और भी वेबसाइट होगी, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप किसी भी वेबसाइट से प्रैक्टिस करो, लेकिन करो। आप सोर्सेज ढूंढ तो लेते हो, लेकिन आप पीडीएफ्स इकट्ठा करने लगते हो। इकट्ठा मत करो। जो मैंने आपको डेली का शेड्यूल दिया है, किसी भी वेबसाइट से जो भी आपकी फेवरेट हो उस पर जाओ, वो शेड्यूल फॉलो करो, प्रैक्टिस करो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये फॉलो करना है तो आप करो, अगर आपको अपनी कोई फेवरेट वेबसाइट फॉलो करनी है तो वो करो। मैंने जस्ट आपको सजेशंस बताए हैं, बट सोर्सेज इकट्ठा मत करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो क्विजेस भी आप डिफरेंट वेबसाइट से लगा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और रीजनिंग के लिए भी अगर मैं पजल, सीटिंग अरेंजमेंट या मिसलेनियस टॉपिक्स के लिए बोलूं तो ये वेबसाइट जो है वो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। और अगर और भी कोई वेबसाइट है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। अब ये 3 तो हो गए हैं, बचा कौन सा? जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस में मैंने आपको बताया था कि करंट अफेयर्स होते हैं और बैंकिंग अवेयरनेस होती है। तो दोनों के लिए ही बैंकिंग अवेयरनेस तो मैं बोलूंगी इसी चैनल पे ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। जो भी आप डेली का अपना स्केड्यूल में जो भी टॉपिक करते हो आप यहाँ से फॉलो कर सकते हो, स्टडी नीति चैनल से। एंड करंट अफेयर्स के लिए यू कैन फॉलो कपिल काटपाल सर। इनको आप फॉलो कर सकते हो एंड डेफिनेटली आपकी करंट अफेयर्स जो है बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगी। तो आई होप सोर्सेज ऑफ जनरल अवेयरनेस भी आपको यहाँ से अच्छे से कंप्लीटली पता चल गए होंगे। अब हम बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की। तो मैंने आपको बताया था डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आपके पास 2 टॉपिक्स होते हैं, विच इज एसे एंड लेटर राइटिंग। तो अगर मैं लेटर राइटिंग की बात करूँ ना, तो आपको किसी भी वेबसाइट से मिल जाएगा। यू जस्ट टाइप ऑन गूगल लेटर राइटिंग फॉर बैंक पीओ एग्जामिनेशन, तो आपके पास काफी सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी, काफी सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, फॉर्मेट्स भी मिल जाएंगे। तो दैट इज अप टू यू कि आप कौन सी वेबसाइट को चूज करते हो। ऐसे राइटिंग के लिए आई हैव वन वेबसाइट विच इज इनसाइट्स ऑन इंडिया। इनसाइट्स ऑन इंडिया जो एक वेबसाइट है ना, वो देखो बैंक एग्जामिनेशन के लिए नहीं बनाई गई है, इट इज बेसिकली फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। तो आप ऐसा मत समझना कि हम लोग यूपीएससी के लिए तो प्रिपेयर नहीं कर रहे तो हम इससे क्यों करें। आपको इससे हेल्प मिलेगी। यहाँ पे इस वेबसाइट पे यू विल गेट डिटेल्ड सिनॉप्सिस, आपको डे वाइज मतलब डेट वाइज मिलेंगे सिनॉप्सिस। जब आप इस वेबसाइट को विजिट करोगे वहां पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया होगा और उसका एक आंसर दिया गया होगा। आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को देखना है, उससे अपना आंसर फ्रेम करना शुरू करना है। जब आप अपना आंसर फ्रेम कर लोगे, इन्होंने जो आंसर प्रोवाइड किया है अपने आंसर को और इस आंसर को देखना कि आप इसमें इससे क्या हेल्प ले सकते थे, कौन से पॉइंट्स ऐड कर सकते थे। तो आपको ये आइडिया लगेगा कि हमें किस अकॉर्डिंग क्या चीज मेंशन करनी है अपने ऐसे राइटिंग में। आपको जस्ट एक हेल्प मिलेगी। मैं फिर से बोलूंगी, दिस इज फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज, उसकी वेबसाइट है, बैंक पीओ की वेबसाइट नहीं है, बट हेल्प बहुत करेगी। और यहाँ पे लैंग्वेज भी देखोगे ना, तो आप बहुत ज्यादा अच्छी लैंग्वेज लिखी होगी, तो आपको इतनी भी अच्छी नहीं लिखनी। यू जस्ट फोकस ऑन ग्रामर, स्पेलिंग्स एंड फॉर्मेट, दैट इज इनफ। तो इनसाइट्स ऑन इंडिया से आपको ऐसे की हेल्प मिलेगी, लेटर से आपको डिफरेंट वेबसाइट्स की वेबसाइट पे जाओगे तो लेटर की हेल्प मिल जाएगी। अब आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में कोशिश करना कि आप टाइपिंग ही करो जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो। प्रैक्टिस करनी कितनी है, एक वीक में आप एटलीस्ट 2 ऐसे एंड 2 लेटर प्रैक्टिस करोगे तो दैट विल बी मोर देन इनफ ऑन योर पीसी, ऑन योर लैपटॉप। एंड यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है,
बहुत एक अच्छी चीज़ है। आप बोलोगे कि मैम हमें कैसे पता चलेगा हमारी ग्रामर में मिस्टेक है या नहीं है, स्पेलिंग में है या नहीं है, तो एक ना ऐप आती है, आपने बहुत ज़्यादा सुना भी होगा उसके बारे में। इस एप्लीकेशन के बारे में आपने सुना होगा, ग्रामरली। इस पे जब आप टाइप करोगे ना, ग्रामरली पे टाइप करना शुरू करोगे, तो ये आपको ग्रामेटिकल एरर्स भी बताती है और स्पेलिंग एरर्स भी बताती है। तो कोशिश करना आप इस पे टाइप करो जब भी करो। एंड अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि मेरी टाइपिंग में कोई भी गलती नहीं है, तो फिर आप वर्ड में भी टाइप कर सकते हो, नोटपैड में भी टाइप कर सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि मुझे पता चले कि मेरी मिस्टेक्स क्या हैं, इसकी वेबसाइट पे जाना, ग्रामरली की वेबसाइट पे जाना, जो भी आपने प्रैक्टिस करना है वहाँ पे करना। आपको ऑलरेडी आपका पीसी डिटेक्ट करके बताएगा कि ये चीज़ आपने गलत लिखी है। तो ये वेबसाइट आपकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। अब मैं बात करूंगी कट ऑफ की। कट ऑफ देखो यहाँ पे प्रीलिम्स की कट ऑफ ना कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कितनी जाएगी। अगर आप बोलोगे मैम इस साल कितनी जाएगी, तो मैं नहीं बता सकती। लेकिन अगर मैं एक ओवरऑल सिनेरियो लेके चलूँ, तो पिछले साल जितनी वैकेंसीज आई थी लगभग उतनी ही इस साल भी आई हैं। तो ये मान के चलो कि अगर पेपर का लेवल वही रहा जितना पिछले साल आया था, तो हो सकता है इतनी भी जाए या इससे ऊपर की भी कट ऑफ जा सकती है। डिपेंडिंग अपॉन कट ऑफ दो फैक्टर्स पे डिपेंड होती है, विच इज लेवल ऑफ एग्जामिनेशन एंड वैकेंसीज। वैकेंसीज तो पिछले साल से सेम है, तो उस चीज को एक बार साइडलाइन करते हैं। अगर लेवल ऑफ एग्जामिनेशन आपका बहुत ज्यादा ही हार्ड आ जाता है, प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग बोल रही हूं, तो हो सकता है इससे भी कम की कट ऑफ जाए। अगर थोड़ा सा स्लाइट इजी आता है या इस लेवल का आता है, तो मान के चलो 71 तो जा ही रही है। तो आपने क्या करना है, मेमोरी बेस्ड पेपर लेना है एसबीआई पीओ का, प्रीलिम्स का अटेम्प्ट करना है और देखना कि आप इस कट ऑफ को अपने अकॉर्डिंग देख लेना, आप इस कट ऑफ को क्रॉस कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो। अगर आपने 71 से 10 मार्क्स ऊपर ले लिए, 81 ले लिए, 79 ले लिए, 78 ले लिए, तो समझना कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर 71, 72 पे अटक रहे हो ना, तो यू नीड मोर प्रैक्टिस। इस चीज से आप कट ऑफ को जज कर सकते हो। ये आपकी मेंस की कट ऑफ है, जो आपकी 250 मार्क्स में से निकलती है, जो आपको इंटरव्यू जब आप देके आ जाते हो, मतलब उसके बाद जो आपकी कट ऑफ आपको पता चलती है कि आपके मेंस एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स आए थे। ये वो वाली कट ऑफ है। और ये कट ऑफ है जो ओवरऑल आई थी, मतलब जो आपकी फाइनल लिस्ट जब आपकी बनी थी, तो इसको नॉर्मलाइज किया गया था 100 मार्क्स पे। मतलब जितने आपके मेंस के और इंटरव्यू के मार्क्स आए हैं, उनको नॉर्मलाइज किया 100 मार्क्स पे, और उसमें से 54.11 गई थी जनरल की कट ऑफ। इस तरीके से आया। तो मेरी मान के चलो, तो जब आप प्रीलिम्स अटेम्प्ट कर रहे हो तो इसको देखना, और मेंस अटेम्प्ट कर रहे हो इसको देखना, सब पता चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है और कितनी नहीं अच्छी है। मेमोरी बेस्ड उठाओ, करो, टाइमर के साथ करना है, जितने सेक्शन को जो टाइम देना है, विदाउट चीटिंग करना है। यू विल गेट द एनालिसिस कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। तो इस सेशन में हमने सारी डिस्कशन करी कि हमारा क्या प्लान रहना चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस चीज़ को कितना करना है, राइट। हमने सोर्सेज भी डिस्कस किए, कट ऑफ भी डिस्कस करी, एंड आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। सिंस मैंने देखो लास्ट ईयर क्लियर किया है, तो मैंने आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल अप्रोच बताई है कि मैंने ये चीज़ फॉलो करी है, तभी मेरा क्लियर हुआ है। मैं आपको थ्योरेटिकल कुछ भी नहीं बताया यहाँ पे, ना ही एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, मैंने एक एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि आप इस चीज़ में गड़बड़ कर सकते हो या फिर आपको ये चीज़ ऐसी करनी चाहिए, जो चीज़ मैंने इंप्लीमेंट करी थी। और मुझे अगर उससे सक्सेस मिली है, तो मुझे ये भी बिलीव है कि आपको भी इस चीज़ से सक्सेस डेफिनेटली ही मिलेगी। एंड हर एक चीज़ को बारीकी से कवर किया गया है, कुछ भी चीज़ नहीं छूटी है। और अगर मैं बोलूँ कि डूज एंड डोंट्स, वो भी कवर हो गए। मेन बात सोर्सेज की, वो भी कवर हो गई। तो जितना मैं अपनी तरफ से डिलीवर कर सकती थी आपको, जितना मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है, मैंने वो आपको डिलीवर किया है एसबीआई पीओ के रिगार्डिंग। एंड प्रैक्टिकली पॉसिबल है, आप ये मत सोचना कि ये इम्पॉसिबल है, ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज़ हो सकती है, अगर आप खुद के मन में ठान लो ना, तो डेफिनेटली हो सकती है। एंड अगर आपको एसबीआई पीओ 2020 क्लियर करना है, अपने ऊपर ये वाला टैग लगाना है कि येस यू आर एन एसबीआई पीओ 2020, तो डेफिनेटली आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। और मुझे पूरा बिलीव है कि आप करोगे, आपको सेशन भी पसंद आया होगा। एंड इस तरीके के और भी बहुत सारे सेशंस आते रहेंगे, जिसमें आपको सारे के सारे जितने भी डाउट्स होंगे आपके, मैं क्लियर करूंगी विद प्रैक्टिकल अप्रोच।
And this was all for today. Till then, stay tuned and good luck and stay happy. जादुई छड़ी है ये, मैजिक वॉन्ड घूमेगा, SBI PO क्लियर होगा, 45 डेज 30 डेज 45 प्लस 30 SBI PO तुम्हारी मुट्ठी में। ये छड़ी घुमानी है, किसके पास है? मेरे पास, लेकिन नहीं दे सकती हो, आपको दे रही हूँ ना, फॉलो करो, हो जाएगा। ध्यान रखना, SBI PO तुम्हारी मुट्ठी में। नटखट तो है ही नहीं आज यार, नटखट खाने थे मुझे। तुम्हारे पास है क्या? नहीं है, कोई बात नहीं, डोरेमोन से ले लेते हैं। डोरेमोन 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 मेरे नटखट दो ना, दे दो ना। डोरेमोन तो है ही नहीं यहाँ पे यार, कौन देगा? कोई भी नहीं है यार। हम यहाँ पे 2 घंटे से अकेले हैं, इस कैमरा के आगे अकेले हैं, बैठे हैं जमीन पे, बैठे हैं जमीन पे, जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं हम। देखो हमारी हालत। मैं रोऊं क्या? तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार। यार देखो, तुम्हारे लिए इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस बना के देती हूँ, फिर भी तुमने मेरी वीडियो लाइक नहीं करते हो यार, लाइक ही नहीं करते हो। मम्मी को बताऊंगी। है तो सही वैसे खाने को। कैडबरी, मन में लड्डू फूटा, पर ये लड्डू नहीं है, ये नए बिस्किट आए हैं। खाए आपने? मैंने भी तो कल पहली बार ही खाए थे। मुझे टेस्टी लगे तो मैं ले गई यहाँ पे पॉकेट में डाल के, किसी को पता ही नहीं। मेरे को चॉकलेट खाने नहीं देते ना, कि चॉकलेट ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। मैं छुपा के लेके आई थी आज पॉकेट में। बहुत टेस्टी है। अगर तुम्हें खाना है ना, ये कैडबरी है ना, कैडबरी, इसके बिस्किट आते हैं। किसी भी दुकान पे जाना, अंकल अंकल कैडबरी के बिस्किट दो ना, दे देंगे। चॉकलेट ही चॉकलेट।